आज हम लोग मेडिसिन का एफएमजी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 60 ईयर ओल्ड मैन आया है जो कि बेड रेस्ट पे थे, 10 दिनों से बेड रेस्ट पे थे। क्यों भाई? ही डेवलप्ड सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन, है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है कि बेड रेस्ट रहने के कारण क्या हो गया होगा, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक ना, और वहाँ से पल्मोनरी एम्बोलिज्म टाइप का कुछ हुआ होगा, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसके कारण सडन एसओबी हो रहा है, चेस्ट पेन भी हो रहा है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो मैं क्या करवाऊंगा, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाऊंगा और देखूंगा कि अगर कहीं ब्लड वेसल्स में कहीं क्लॉट वगैरह तो नहीं है कि नहीं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, एक बेड रेस्ट पेशेंट को ब्रेथलेसनेस चेस्ट पेन में हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म शो करेंगे। सही बात है, डायग्नोसिस यही बनता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सीटी एंजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70 साल का एक स्मोकर था, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब है कुछ तो अभी इन्फेक्शन है ना, कफ है, कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन का मतलब है हाई लेवल हो गया जी। चेस्ट एक्सरे में बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट इन द लोअर लंग फील्ड, कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जो कि नीचे बैठ गया क्योंकि लोअर लंग फील्ड में है, ठीक ना। ऑन स्प्यूटम ग्राम स्टेनिंग किए, नो ग्राम ऑर्गेनिज्म मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। सोडियम कम में जा रहा है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है व्यक्ति। एएसटी, एएलटी, आरएसबी ठीक है, ग्लूकोज से कोई दिक्कत नहीं है इसको। सेरम बिलीरुबिन 0.8, ओके। ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सबसे बड़ी बात इसमें आप देखें अगर तो डायरिया इज ए कीवर्ड, ये हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कफ के साथ डायरिया अगर आए तो आंसर क्या होता है इसमें, लेजिनियोला होता है, ठीक है। एक निमोनिया प्लस डायरिया बराबर लेजिनियोला होता है, ये दिमाग में आप बैठा ले, ठीक है। ये हो गया। अच्छा याद रखें, निमोनिया प्लस हीमोलाइटिक अनीमिया अगर देगा तो अपने को क्या आंसर मानना है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और इन सभी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है, ए टिपिकल निमोनिया का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव का मतलब समझते हैं। एक्सुडेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कि इन्फ्लामेशन भी हो। इन्फ्लामेशन इसमें कितने है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन है, ठीक है। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है इन्फ्लामेशन मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन जो होता है, मोस्ट कॉमन काज कार्डियक फेलियर होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। और हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स होता है, ठीक है ना। और पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम याद रखेंगे क्या चीज़ के, ट्रांसुडेट के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए हैं लिखते हैं। चलिए, तो ट्रांसुडेटिव के लिए हम लोग क्या याद किए थे, कुछ सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जैसा कि सर बता रहे हैं, ठीक है। सिस्टम में सबसे पहले हार्ट, जो कि सर बोलते हैं कि वैलेंटाइन डे फेवरेट है, क्या होता है, कार्डियक फेलियर हो गया। दूसरा क्या होता है, किडनीज में, किडनी को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा जी, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, आपने लीवर को इन्वॉल्व करना है, लीवर जब इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स बोलते हैं जी, है कि नहीं। चौथा क्या होता है, ऐसे याद करें इंटेस्टिन की बात, इंटेस्टिन में क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। और पांचवा क्या रहेगा अपने को, थायराइड ग्लैंड रहेंगे, ठीक है। यस, थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। मैंने क्या बताया, जहां भी आप इन्फ्लामेशन देखे वहाँ ही आप एक्सुडेटिव को आज से याद ही करिए, एक्सुडेटिव बराबर इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये कॉम्बो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोले, चलो फॉलोइंग आप क्रिप्टिक मतलब क्रिप्टो करेंसी से याद करेंगे। क्रिप्टो मतलब क्या होता है, हिडन मतलब क्या, जो पकड़ नहीं पाए, आप ट्रेडिशनल वे में पकड़ नहीं पाएंगे। क्रिप्टो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रिप्टिक मिलियरी टीबी होता है, ठीक है। इसका कहानी क्या है दोस्तों, कि पहले जब सीटी स्कैन नहीं था, ठीक है, तो क्रिप्टिक मिलियरी टीबी होने पे जब हम लोग नॉर्मली रूटीनली एक्सरे करते थे तो नॉर्मल आ जाता था, है कि नहीं। लेकिन ट्यूबरकुलिन टेस्ट जब हम करते थे तो नेगेटिव आता था, तो हम लोग को लगता था पेशेंट तो मेरा ठीक ही है, लेकिन सडनली एक दिन वो कोलैप्स कर जाता था, ठीक है। और जब हम उसका ऑटोप्सी करते थे तो उसमें हम लोग को क्या दिखता था कि एक मिलियरी पैटर्न
दिख रहा है। लेकिन जब सीटी स्कैन का आविष्कार हुआ, सीटी स्कैन का खोज हुआ, तब ये पकड़ा चला गया, पकड़ने में आने लगा और मिलियरी पैटर्न अपने को दिखने लगे। तो इसीलिए इसे क्रिप्टिक टीबी कहते हैं। जब सीटी स्कैन नहीं था तो ये पकड़ में नहीं जल्दी आता था, सीटी स्कैन आने से अब पकड़ में आने लगा है। तो क्रिप्टिक टीबी किसको बोलते हैं? जो कि नेगेटिव स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट और नेगेटिव चेस्ट एक्सरे के साथ आए, ठीक है। लेकिन इसको कोई पूछेगा क्रिप्टिक टीबी में करते क्या है, तो सीटी स्कैन कर लेते हैं, सीटी तो अपने को क्या मिलेगा, HRCT में देखेंगे तो मिलियरी पैटर्न ऑफ टीबी दिखता है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चाइल्ड है जो डेवलप्ड रिकरेंट लंग इन्फेक्शन। रिकरेंट क्यों, कोई दिक्कत है क्या? थिकेंड स्प्यूटम, ये कीवर्ड है कि थिकेंड स्प्यूटम क्यों, थिक क्यों है इतना, इसका मतलब कोई दिक्कत है चैनल का, है ना। चेक एक्सरे में ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग मिल रहा है, सफरिंग फ्रॉम स्टिटोरिया हो रहा है बर्थ से, है कि नहीं। पैनक्रेटिक इनसफिशिएंसी को बता रहा है। तो फॉलोइंग इज फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ही मारूंगा, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कीवर्ड क्या है? थिक स्प्यूटम, रिकरेंट इन्फेक्शन, ब्रोंकियल वॉल का थिकनिंग, ब्रोंकियोक्टेसिस, स्टिटोरिया, है कि नहीं। ये सब सिस्टिक फाइब्रोसिस में जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एब्नॉर्मलिटी इन क्लोराइड चैनल होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है FMG के लेवल पे। किस चैनल में दिक्कत होते हैं बताइए, किस जीन से होते हैं? CFTR जीन से होता है। बिकॉज ऑफ देयर विल बी ये थिक सिक्रेशन होता है, निकलने में दिक्कत होता है थिक सिक्रेशन ना, इसीलिए थिक सिक्रेशन जो होते हैं नॉट अलाउ द पैनक्रियास टू वर्क प्रॉपर्ली, सो देयर विल बी पैनक्रेटिक इनसफिशिएंसी, जो मैं बता रहा था। तो इस व्यक्ति को, बच्चे को खाना पचने में भी दिक्कत होगा और पैनक्रेटिक इनसफिशिएंसी के कारण क्या होगा? स्टिटोरिया यानी कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में ये चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा क्या हो गया? सिस्टिक फाइब्रोसिस ज़्यादा आंसर आएगा रेदर देन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से बोलने से, ठीक नहीं। डायग्नोसिस क्या हुआ, क्योंकि ये देखिए इसका एज भी तो देखिए चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड भी एक हिंट दे रहा है अपने को, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 साल का एक मेल आया है मेरे पास, 18 साल का एक्सपोजर टू एस्बेस्टस। अच्छा, एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डेवलप क्या होगा? लंग ग्रेनुलोमा, मेजोथेलियोमा, है कि नहीं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा या पल्मोनरी टीबी होगा? आप बताइए। इसमें तो बहुत कॉमन आंसर है कि नहीं। मोस्ट स्पेसिफिक ये होता है, मोस्ट स्पेसिफिक टू एस्बेस्टोस, है कि नहीं, मेजोथेलियोमा आंसर होते हैं, ठीक है। एस्बेस्टोस से मोस्ट कॉमन लंग कैंसर क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट स्पेसिफिक विल बी मेजोथेलियोमा। देखिए मैं यही बता रहा था, मोस्ट स्पेसिफिक मेजोथेलियोमा। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा। मैं पूछूंगा मोस्ट कॉमन लंग कैंसर जो होता है, मोस्ट कॉमन लंग कैंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडिनोकार्सिनोमा वेराइटी के होते हैं। ए से एडिनोकार्सिनोमा और ए से ही एस्बेस्टस है दोस्तों, ठीक है। ए से एडिनोकार्सिनोमा और ए से एस्बेस्टस है, मैं पूछूंगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है HIV पॉजिटिव पेशेंट मेरे पास आया लंग इन्फेक्शन लेके, ठीक है। इसका CD4 काउंट 100 से कम था। आपको बताना है स्प्यूटम सो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होना भी चाहिए। कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉसिबल है इसमें? सबको पता है माइकोबैक्टीरियम एवियम होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या? एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो माइकोबैक्टीरियम तो होगा। तो आप और किसको माइकोबैक्टीरियम में देखना चाहते हैं? माइकोबैक्टीरियम में दो ही हैं ही, माइकोबैक्टीरियम एवियम और नोकार्डिया है, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 100 पे है, लेस देन 100 पे, तो लेस देन 100 पे तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि माइकोबैक्टीरियम एवियम ही ज़्यादातर होता है, मोर कॉमन होते हैं। क्लियर हो गया जी। आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक स्मोकर है जो कि ब्लड टिंज स्प्यूटम, ओके, कफ करने पे जब चेस्ट एक्सरे करके देखा गया तो नॉर्मल ही बता रहा है। आगे क्या करिएगा आप, इसको आगे कुछ कर सकते हैं? तो चेस्ट एक्सरे पे नॉर्मल बता रहा है, ठीक है, और खून भी आ रहा है जी, है कि नहीं। तो मैं इसे एक बढ़ करके कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ या CT टेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे लिए सही होगा। एक्सप्लेनेशन कैसे है? स्मोकर प्लस हेमेप्टाइटिस आ रहा है, खून आ रहा है, ठीक है। तो एक्सरे नॉर्मल है तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को CT टेस्ट करेंगे, ठीक है। CT टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे? ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के थ्रू। अ मेल स्मोकर था पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी इन swallowing। अच्छा, मोस्ट लाइकली डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मेल स्मोकर है, पहले बात मेल है, स्मोकर है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर क्या होता है इसमें? सबको पता है स्मोकर में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है जो स्मोकिंग के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो लंग कैंसर जो होते हैं स्मोकर, S से स्मोकर, S से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, याद रखें, ठीक है। एक और क्या बताया था मैंने? S से एस्बेस्टोस, S से एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, ठीक है।
लंग कैंसर होता है स्मोकर्स में यूजुअली स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इन दोनों में से कुछ होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये मैंने ऐसे गलत लिखा है, एससीसी का मतलब ही होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लेकिन स्क्वामस लिखना होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, एससीसी कहीं भी लिखे रहे, ये ओवरऑल आप उसको स्मॉल सेल कार्सिनोमा ही पढ़ेंगे। बहुत लोग इसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पढ़ के गलत कर चुके हैं। ठीक है, ये 2024 में ये ट्रैप था। ठीक है, एससीसी ऑलवेज स्टैंड फॉर अ स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नहीं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में क्या था, ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा और लार्ज सेल कैंसर वगैरह था। ऑप्शन बी सी मीन द सेम, ये दोनों सेम ही होते हैं, लार्ज सेल कैंसर बोले या ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा बोले, जो कि नॉन स्मोकर में होते हैं। ठीक है, बी एंड सी, सॉरी, एडिनो कार्सिनोमा और ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा जो होते हैं, एडिनो कार्सिनोमा और ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा आर द सेम। एंड डी जो होते हैं लार्ज सेल कैंसर, वो नॉन स्मोकर में होते हैं, प्रेजेंट विद द पारान्यूप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ गाइनोकोमेस्टिया। ठीक है, तो लार्ज सेल से हम लोग याद करेंगे कि व्यक्ति का जो होता है चेस्ट भी लाल हो जाता है, गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है। ठीक है, लार्ज सेल कैंसर सुनते ही लार्ज है ना, गायनिकोमेस्टिया अपने को सोचना है, इजी हो जाएगा कहानी मेरे लिए। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में देखते हैं फिर से। एक मेल था, स्मोकर था, डिफिकल्टी इन सोलोइंग था, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा होता है, या स्मॉल सेल कार्सिनोमा रहता, तो आंसर मारते हैं। एडिनो कार्सिनोमा और ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन ये सब किस में देखने को मिलता है, नॉन स्मोकर में। ठीक है, नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है। ठीक है, लार्ज सेल कार्सिनोमा भी नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है, इसमें पारान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के रूप में गायनिकोमेस्टिया है कि नहीं। अच्छा, इसको देखते हैं, कॉमन क्वेश्चन एबीजी में पीएच देखिए कितना है, पीएच 7.4 है, 7.4 से इसका कितना दिया हुआ, 7.28 नॉर्मली होता है, तो ये बेसिकली कम है, ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, PCO2 80 mg है। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg है। ठीक है, तो ज़्यादा है कि कम है, ये बहुत ज़्यादा है जी, तो ये भी क्या हो गया, CO2 के कारण एसिडोसिस हो गया। ठीक है, इसको ये जस्टिफाई कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, सबको पता है CO2 रिटेंशन के कारण एसिडोसिस बढ़ रहा है, तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो गया। जबकि बाइकार्बोनेट को आप देखेंगे, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आपको क्या दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है अभी। ठीक है, और बाइकार्बोनेट आपको थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनसेशन होना चालू हो चुका है कि नहीं, कंपनसेशन हैव स्टार्टेड। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस सिंस पीएच इज लो, एसिडोसिस इज प्रेजेंट, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेट्स रिस्पायरेटरी एटियोलॉजी होगा, बाइकार्बोनेट हायर साइड में है, वो बता रहा है कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ मॉर्निंग टाइम प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, येलो कलर का, लेकिन बढ़ जाता है लेफ्ट टू राइट में, लंग डिजीज क्या है बताइए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये कीवर्ड मेरे लिए है, ये क्या बता रहा है, पोस्चरल वेरिएशन। पोस्चरल वेरिएशन अगर लेकर के आ रहा है, और यहाँ देखिए ये क्या है, कोपियस स्प्यूटम है दोस्तों। ठीक है, तो डायग्नोसिस में मेरा 2-3 ही बनता है। सबसे पहला क्या बनता है, ब्रोंकिएक्टेसिस बनता है। ठीक है, ब्रोंकियोटेसिस बनता है, दूसरा क्या बनता है, लंग एब्सेस, है कि नहीं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए यहाँ है, इसमें मान लीजिए मेरा यहाँ पे स्प्यूटम है, ठीक ना, जब ये आदमी टर्न करता है तो ये इधर से होके इधर जाता है नॉर्मल लंग में, ठीक ना, नॉर्मल लंग में जाता है तो इसको इरिटेट करता है, तो कफिंग होता है, तो यही पैसेज के थ्रू जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्टिव कफ के रूप में निकलता है। ठीक है, यही प्रोडक्टिव कफ हो जाता है, ठीक ना। तो पोस्चरल चेंजेस दिखते हैं किसमें, ब्रोंकियोक्टेसिस में और लंग एब्सेस में। यहाँ आंसर क्या हो गया, ब्रोंकियोक्टेसिस। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द क्लिनिकल हिस्ट्री प्यूरुलेंट ब्रोंकोरिया विद पोस्चरल वेरिएशन। पोस्चरल वेरिएशन को भूलना नहीं है, इंडिकेट रिजर्वॉयर ऑफ द पस इन द लार्ज एयरवे बता रहा है। ठीक है, दिस इज सीन इन द ब्रोंकियोक्टेसिस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ द लार्ज एयरवेज। ऑप्शन ए यानी कि लंग कैंसर एयरवे डिस्ट्रक्शन होता है, इन्फेक्शन, बट हैव एसोसिएटेड फीचर्स लाइक हिमोप्टेसिस एंड कैकेक्सिया। कैकेक्सिया का हिस्ट्री रहता है, वेट लॉस ऐसा। ऑप्शन सी का मतलब ब्रोंकियल आजमा जो होता है उसमें कोई पोस्चरल वेरिएशन नहीं होते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है डीवीटी के बाद, है कि नहीं, या बेड रेस्ट के बाद, ऐसा कुछ कीवर्ड दिया हुआ रहेगा, इसको पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लेजिन्यूलर्स डिजीज, ये तो सबको पता है, मैंने बताया भी, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फ्लोरोक्विनोलोन से ज़्यादा एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है,
Drug of choice of Legionella is now updated to include levofloxacin apart from azithromycin and either one can be used. Attention दोस्तों, यहाँ पे अटेंशन रहेगा, ध्यान दे, 2 मिनट ध्यान दे। अटेंशन ये है कि एक अपडेट आया है। अपडेट ये है कि लेजिन्यूला के केस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है फ्लूरोक्विनोलोन्स को लेंगे ग्रेटर देन मैक्रोलाइड्स को लेंगे, ठीक है। यानी कि लीवोफ्लॉक्सासिन अगर दिया हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा है ग्रेटर देन एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि मेरा जो पहले बताया गया है, ठीक है, याद रखें। क्या आंसर इसमें क्या है, एजिथ्रोमाइसिन दिया हुआ है क्या, यस एजिथ्रोमाइसिन। लीवोफ्लॉक्सासिन नहीं दिया हुआ, लीवोफ्लॉक्सासिन नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिया हुआ रहता तो वही मारते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे ऑप्शन में लीवोफ्लॉक्सासिन है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ग्रेटर देन एजिथ्रोमाइसिन से, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर लेजिन्युलर डिजीज में ऑप्शन फॉर इंडिकेटेड डिजीजेज सिवियरिटी माइल्ड में रहेगा तो फ्लूरोक्विनोलोन्स दे करके लीवोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम देते हैं पर ओरल वंस डेली, या नॉरोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है। या नहीं तो एक मैक्रोलाइड दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम पर ओरल देते हैं, ठीक है। मॉडरेट में आइदर फ्लोरोक्विनोलोन्स लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं IV वंस, नहीं तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, नहीं तो मैक्रोलाइड्स के रूप में एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 500 मिलीग्राम IV, ठीक है। सीवियर वाले में IV, इसमें ओरल, बस इतना ही समझना है। और लीवोफ्लॉक्सासिन को ज़्यादा ऊपर रखा गया है एजिथ्रोमाइसिन के। एक व्यक्ति आया है, ये इमेज दिखा रहा है अपने को, ये आपको देख के क्या लग रहा है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन में सबसे पहले, क्लबिंग है, दिख रहा है ड्रम टाइप बन गया है उंगलियाँ, है कि नहीं, यस क्लबिंग। द इमेज जो दिख रहा है कॉन्वेक्सिटी ऑफ नेल पैरेट बीक अपीयरेंस के रूप में, है कि नहीं, इसको क्लबिंग हम लोग कहते हैं। द कलर ऑफ द टिप एक्सट्रीमिटी इज नॉर्मली रूलिंग आउट, ठीक ना। BCD तो नहीं हो सकता है, ब्लूइश कलर का दिखता, कुछ लाल कलर का दिखता तब नहीं, ये सब हम मानते भी, तो सिंपल नॉर्मल कलर का है जी, ठीक है। 60 साल का एक आदमी आया है मेरे पास, ठीक ना, नोन केस ऑफ लंग कैंसर है, अभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, ओके। एग्जामिनेशन हर नेक वेंस का किए तो इनगॉर्मेंट शोइंग ग्रॉस एलिवेशन ऑफ JPV दिख रहा है। हार्ट साउंड डिस्टेंट एंड ब्रेथ साउंड अपेयर रिड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट साइड इंफ्रास्कैपुलर। इंफ्रास्कैपुलर मतलब ये स्कैपुला अगर है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंफ्रास्कैपुलर एरिया में अपने को साउंड कम मिल रहा है यहाँ पर कुछ तो, यानी कि सिक्रीशन वगैरह है। चेस्ट एक्सरे डन किया गया और कमेंट करना है अपने को क्या है। ये तो इतना बड़ा फुटबॉल जैसा हार्ट अपने को दिख रहा है, इसका आंसर क्या है, कार्डियक टेम्पोनाडी है कि नहीं। द क्वेश्चन इज वेरी इजी दोस्तों। देखिए इसमें कीवर्ड सिर्फ पकड़ना है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गया, यहाँ देखिए नेक वेयर इंगॉर्जमेंट 1, एलिवेशन ऑफ द JPV 2, हार्ट साउंड जो है मफल्ड है, डिस्टेंस है और रिड्यूस्ड दिख रहा है, ठीक है। ये सब जो होते हैं, और इसमें देखिए इसमें तो आपको बड़ा सा हार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पियर शेपेड हार्ट, ठीक है। तो इसका ये बताइए कि इस लंग कैंसर का क्या लेना देना है। लंग कैंसर जो है हार्ट के चारों तरफ जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन के तौर पे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के तौर पे रहता है, ठीक है। पानी है तो आप यहाँ पे अगर स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो मफल्ड साउंड आएगा ना। और अगर तीनों लें हम लोग, नेक वेन का इंगॉर्जमेंट, एलिवेशन ऑफ द JPV, ठीक ना, 1 नंबर 2 नंबर, और साउंड जो है मफल्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेक्स्ट्रायड बोलते हैं ना, बेक्स्ट्रायड बोलेंगे। बेक्स्ट्रायड जो होता है हम लोग को कहाँ मिलता है, सबको पता है कार्डियक टेम्पोनाड में मिलता है। इजी क्वेश्चन है, कार्डियक टेम्पोनाड होगा, क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को जो है बेक्स्ट्रायड हुआ है। बेक्स्ट्रायड में क्या होता है, कीवर्ड इज डिस्टेंस हार्ट साउंड विथ इंगोर्स नेक वेन्स, यहीं से बता रहा है कार्डियक टेम्पोनाड पकड़ में आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लंग कैंसर के कारण मैलिग्नेंट जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है इसको, ठीक है। इसीलिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन ऑल्सो इंक्रोचिंग ऑफ द लंग पेरेन्काइमा लीडिंग टू रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड इन इंफ्रास्कैपुलर एरिया। इंफ्रास्कैपुलर एरिया में ब्रेथ साउंड घटा हुआ मिलेगा तो क्या होता है, देखिए इंफ्रास्कैपुलर एरिया से एक और क्वेश्चन था ना, इंटरस्कैपुलर एरिया से था। इंटरस्कैपुलर एरिया में अगर पेन आ रहा है तो ये क्या होता है, एरोटिक डाइसेक्शन का केस होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको कौन सा साइन बोलते हैं, इंटरस्कैपुलर एरिया में ब्रेथ साउंड का कम होने को क्या बोलते हैं, इटवर्ड साइन, हम पूछेंगे
इटवर्ड साइन किसको बोलता है? इंफ्रास्केपुलर एरिया में कम जाना, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। ऑल्सो हैव, विल हैव लाउड S1 एंड नैरो स्प्लिट S2 के साथ आता है, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट लाउड S1 और नैरो स्प्लिट S2 के साथ आता है। चेक से जो रहता है वैट विंग अपीयरेंस के रूप में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, तो उसमें बायलेटरल ब्लंटिंग ऑफ द कोस्टोफ्रेनिक एंगल आते हैं, ठीक है। और SBC सिंड्रोम में जो होता है फ्लशिंग ऑफ द फेस, मेडिस्टनल वाइडिंग, चेस्ट एक्सरे अपने को मास्ट इफेक्ट के रूप में लंग ट्यूमर दैट इज क्रॉसिंग कंप्रेसिंग द सुपीरियर वेना केवा, ऐसा दिखता है। काम की बात मेरे पास क्या हो गई? बेकस्ट्राइड हो गए, ठीक है। बेकस्ट्राइड समझ गए। पियर शेपेड हार्ट होगा, पियर शेपेड हार्ट बाकी सब में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ये जो रहता है मेरी मैलिग्नेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। जो इंफ्रास्कैपुलर एरिया में रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इटवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें हम लोग को लाउड S1 और नैरो स्प्लिटिंग ऑफ द S2 के साथ आता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे अपने को वाइट विंग अपीयरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबको पता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल का क्या ऑब्लिटेट हो जाता है, हार्ट फेलियर में हो जाता है, ठीक है। ये सबको पता है। और फ्लशिंग ऑफ द फेस एंड मेडिस्टिनल वाइडिंग किस में आता है? आपको SBC सिंड्रोम में आएगा, ठीक ना, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में आएगा। आगे चलते हैं। यंग पेशेंट डेवलप बाउट ऑफ एक्यूट डायसेंट्री। हाँ, डायसेंट्री का मतलब क्या हुआ? डायरिया विद ब्लीडिंग। ही सब्सिक्वेंटली डेवलप बाइलेटरल असेंडिंग क्वाड्रिप्लेजिया असेंडिंग, यहाँ तो पकड़ में आ गया। पेन एंड प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन इज प्रिजर्व। फर्स्ट डिफरेंशिएटल डायग्नोसिस मेरा क्या जा रहा है? गुलेनबारी सिंड्रोम का जा रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना असेंडिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वाड्रिप्लेजिया ये भी पूछा हुआ है। डायरिया डिसेंट्री के बाद होता है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने को क्या बनता है? गुलेनबारी सिंड्रोम बनता है। सबको पता है कि गुलेनबारी सिंड्रोम एक्यूट डिसेंट्री के साथ मोस्ट कॉमन जो इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है। सेंसरी इज नॉर्मल, याद रखेंगे सेंसरी जो सेंसेशन साइन के नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। देखो पेन और प्रोप्रियोसेप्शन ऑब्जर्व मतलब ये प्रिजर्व, यानी कि सिर्फ गया कौन है? मोटर गया है, ठीक ना। सेंसरी अभी भी है, ठीक है। गुलेनबारी सिंड्रोम इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मोस्ट कॉमन डेथ का कारण क्या रहता है? सेरेब्रल इडीमा रहते हैं, सेरेब्रल इडीमा रहते हैं। नहीं, ये गलत नोशन है दोस्तों, सेरेब्रल इडीमा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उन ओल्ड पेशेंट, डायबिटीज मिलाइटिस वाले पेशेंट को होता है जो अकेले रहते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन हो जाता है इनको। डी फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डी से डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन काउज, ठीक है। और द डेथ, डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे वाला बात हो गया, ठीक ना। डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन काउज, याद रखें। और इसमें बेसिकली क्या होता है? जैसे ही पानी की कमी होगी तो स्मॉलर ग्रेडियंट जो होगा जनरेट होगा। हाई ब्लड ग्लूकोज जो रहता है ऑलरेडी ब्लड में, वो वाटर को खींच लेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, और ओवरऑल सेल में पानी की कमी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम में आ जाएगा। इसीलिए कोरिलेशन, और इसको ठीक करने के लिए इंसुलिन विथ इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड देते हैं, ठीक ना। इंसुलिन और इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं ताकि रैपिड रिडक्शन इज इफेक्टिव, ऑस्मोलैरिटी हो जाए और फ्लूइड शिफ्ट हो जाए। सीखने वाली बात, बूढ़े को हरदम पानी पीना वो भूल जाते हैं, इसलिए पानी पिलाएं। डायबिटिक पेशेंट में उसका खतरा रहता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चाइल्ड था जो कि फीवर है 11 दिनों से नेक रिजिडिटी के साथ। नेक रिजिडिटी सुनते ही मेनिंजाइटिस में चलने लगा, ठीक है। लंबर पंक्चर किया गया जिसमें 75% मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, CSF 50 है, जबकि नॉर्मली 2/3 ऑफ द ब्लड शुगर होता है। प्रोटीन 3 है, इतना ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है। चेस्ट एक्सरे अपर लॉब इन्वॉल्वमेंट इन द हाइलार इनलार्जमेंट के साथ आ रहा है, ठीक है। इसमें बताइए हाइलार लिम्फ नोड्स क्यों इन्वॉल्व है भाई? डायग्नोसिस क्या बनता है इसका? टीबी मेनिंजाइटिस, ठीक है। टीबी मेनिंजाइटिस को पकड़ने के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ क्या क्या है, देखिए। अगर आप इसको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ग्लूकोज इज एक्सट्रीमली लो। बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लूकोज को खा लेता है। बैक्टीरिया ग्लूकोज को खाता है और ग्लूकोज को कम कर देता है, 10 से 20 कर देगा। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मली जो रहता है प्रेशर 5 से 150 mm ऑफ वाटर तक रहता है, ठीक है। सेल्स रहते हैं जो नॉर्मली कम ही रहते हैं, 5 से कम। प्रोटीन जो रहता है 20 से 45 मिलीग्राम प्रति DL रहता है। और शुगर जो रहते हैं CSF ग्लूकोज में लगभग 2/3 और 0.6 रहते हैं, ठीक है। शुगर इन द CS फ्लूइड अपॉन शुगर इन द ग्लूकोज, यानी कि शुगर जो CSF में होता है 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज होता है, ऐसा, ठीक है। बैक्टीरियल में रहता है प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा,
ठीक है ना। टीबी में प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। सेल्स जो रहते हैं इसमें भी बढ़े हुए रहते हैं, इसमें भी बढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो रहता है लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ रहता है। प्रोटीन जो रहते हैं बैक्टीरियल में बढ़े हुए रहते हैं, ठीक ना। और इसमें टीबी में तो बहुत ज़्यादा, यही हम लोग का कीवर्ड है कि प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रोटीन, ठीक ना। और शुगर जो रहता है कम हो जाता है, 0.6 से कम होता है, वेरी सीवियरली में 0.4 से भी कम हो जाता है। इसका नॉर्मली 0.4 से 0.6 में मेंटेन करेगा, ठीक है। वायरल में क्या होता है, वायरल में तो प्रेशर भी नॉर्मल ही रहता है, थोड़ा ही बढ़ता है, ठीक है। इसमें सेल रहते हैं 100 से 300 के रेंज में रहेंगे, बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन भी ठीक ही ठाक रहेगा अपना, इनफैक्ट प्रोटीन बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और वायरल में रहते हैं नॉर्मल टू इंक्रीज शुगर, शुगर जो रहते हैं थोड़ा इंक्रीज करता है, नॉर्मल टू इंक्रीज, ठीक है, याद रखें, नॉर्मल थोड़ा बढ़ता ही है, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता दिया पूरा किसका, CSF एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसमें मेरे काम की चीज़ें क्या क्या आए देखिए। नेक रिजिडिटी से मेनिंजाइटिस की तरफ मैं सोचूंगा। 75% मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, मोनोन्यूक्लियर सेल सुनते ही दिमाग में वही आना चाहिए। CSF शुगर 50 यानी कि आधा 0.5 से कम है। अगर देखें इन दोनों का रेशियो ले 0.5 है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहीं से मेरा हो गया। और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्वमेंट है हाइलार वाला, ठीक है, तो इसीलिए टीबी बनता है, टीबी मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसमें देखिए फीमेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ ओसीपी सुनते मेरे दिमाग में डीवीटी वगैरह चल रहा है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, हेड हो रहा है उसको लास्ट 6 मंथ से, जो कि वर्सन हो जाता है रिकॉम्बिनेंट पोजीशन में, इंप्रूव एज डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे रात होता है ठीक होता है। फंडल एग्जामिनेशन सोच पैपिलोडीमा, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। देयर इज नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट तो नहीं है, लेकिन एमआरआई मैं बता ही रहा हूँ, एमआरआई में आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा ही। व्हाट इज द प्रोबेबल काउज, प्रोबेबल काउज इसका क्या होता है सबको पता है। प्रोबेबल काउज डीवीटी ओसीपी यूजर्स में स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई आंसर बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड के रूप में अपने को क्या दिखा हुआ है, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ है। और इसमें अपने को क्या दिख रहा है, हेडेक दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि दिन जैसे जैसे बढ़ता है इम्प्रूव करता है, ठीक है। और अपने को पैपिलोडीमा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट नहीं दिख रहा है आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना जो ट्रायड बनता है वो सूडो सेरेब्राई टेरेब्राई का, सूडो ट्यूमर सेरेब्राई का बनता है। और इसका ये भी ओसीपी का लेना भी एक कीवर्ड होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, ट्रायड होता है हेडेक का, नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट का और पैपिलोडीमा का। इसका डायग्नोसिस क्या बनता है, सूडो ट्यूमर सेरेब्राई बनता है। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम का 68 ईयर वाले में क्या होता है, 68 ईयर के मेल को कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन क्या होगा, कोई पिट्यूटरी का माइक्रो एडिनोमा ही होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन काउज क्या होता है, इट्रोजेनिक, बट मोस्ट कॉमन एंडोजेनिक काउज क्या होता है, पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा होता है, याद रखेंगे। पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा जो होता है मोस्ट कॉमन काउज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम होते हैं इंट्राजोनिक वाले। तो ये क्वेश्चन बड़ा ब्लफ भरा क्वेश्चन है, बहुत बुड़बक बनाने के लिए है। आपको पहले तो एक मेल दे दिया है, 68 ईयर ओल्ड दे दिया, और ऑप्शन में देखिए ACTH और इक्टोपिक CRH प्रोडक्शन, जैसे लग रहा है कि आप जो है लंग कैंसर सोचें कि लंग कैंसर होता है और लंग कैंसर के कारण ACTH का प्रोडक्शन होगा और ये सब सोचें, नहीं, ये नहीं सोचना है। क्योंकि मोस्ट कॉमन काउज जो कुशिंग सिंड्रोम के होते हैं वो इट्रोजेनिक होते हैं, ठीक है। और इसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है इंडोजेनिक होता है, इंडोजेनस या इंडोजेनिक काउज होते हैं पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये ओल्ड एज में नहीं हो सकता। यस, ये ओल्ड एज में भी हो सकता है, ये मेल को नहीं हो सकता। यस, ये मेल को भी हो सकता है। तो ये ट्रैप है, याद रखें, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रैप बना रहे हैं आपको दे करके। इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट कॉमन कुशिंग सिंड्रोम, आप सीधा मारेंगे इट्रोजेनिक, उसके बाद इंडोजेनिक काउजेज में पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा, खत्म कहानी, आगे चले। यस, हाँ, कभी कभी ब्लब से बचना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंग पेशेंट है सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक हो रहा है, क्यों भाई, वट ही हैज़ नेवर हैड ए हेडेक एज बैड इज इट। ओ, चीज़ समझ में आ रहा है किधर जा रहा है अपना, है कि नहीं, हाइपरटेंसिव है, नॉन डायबिटिक है, नो हैज़ न्यूकल रिजिडिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबको पता है, ये यहीं पे कीवर्ड पकड़ा गया, नेवर हैज़ ए हेडेक एज बैड एज दिस वच, ठीक है। ये क्या होता है, सब रेकनॉइड हेमरेजेस में आते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थंडर क्लैप भी बोलते हैं हेडेक, ठीक है। ज़िंदगी का वर्स्ट हेडेक होता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यहीं से ही पकड़ा गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसको, ठीक है। पेशेंट विथ टोसिस मसल वीकनेस विथ इंक्रीजेस एट एंड ऑफ द डे, इंक्रीजेस मसल वीकनेस घटता ही जा रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, रिलीव्ड बाय न्यू स्टिग्मिन। डायग्नोसिस क्या होता है, ड्रूपिंग प्रोग्रेसेस एज डे प्रोग्रेसेस, है कि नहीं।
सबको पता है, ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल मिस्थेनिया ग्रेविस का है, इसमें कुछ बताने वाली थी नहीं। ठीक है, इसमें दो चीज़ होता है कि समय के साथ, दिन के साथ इंक्रीज करना और दिन के साथ घटना। ठीक है, अगर दिन के साथ घट रहा है तो कहा जाता है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में चलता है। ठीक है, यही रहता है, मसल वीकनेस डिक्रीजेज एज डे प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ रहा है, पैरालिसिस या वीकनेस बढ़ रहा है तो मिस्थेनिया ग्रेविस आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका ACTH है वो घटता चला जाता है, ACH जो है घटता चला जाता है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, सबको पता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर की जो रहते हैं पेरिफेरल, इसके काउच मिस्थेनिया ग्रेविस के रूप में रहते हैं। नियोस्टिग्मिन जैसे ही देते हैं तो क्या होता है, नियोस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिन स्टेरेज को इनहिबिट कर देता है, तो ACTH का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ACTH अपने रिसेप्टर्स पे काम करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, और वीकनेस फील नहीं होगा। ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग सीन इन हाइपोग्लोसल नर्व का इंजरी। ठीक है, तो बेसिकली ये एनाटमी की तरफ का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको समझना ये होगा कि किधर जाता है। ठीक है, तो याद रखें हाइपोग्लोसल नर्व क्या होता है, 7 और 12। सर ने क्या बताया, एनाटमी वाले सर ने 7 और 12 जो होते हैं, ये 12 है हाइपोग्लोसल, तो ये सेम साइड जाते हैं, 7 और 12 जाते हैं सेम साइड। पैरालिसिस जाता है सेम साइड। ठीक है, 7 यानी कि फेशियल नर्व पैल्सी में भी आपको सेम साइड का ही दिखेगा, टंग डिविएट टू द सेम साइड। ठीक है, याद रखेंगे इसको, टंग डिविएट टू द सेम। तो एक्सप्लेनेशन क्या, विच एवर साइड ऑफ द लीजन इज प्रेजेंट, टंग डिविएट टू द सेम साइड, टंग टू द सेम साइड जाता है। ठीक है, यस, देखिए इधर है तो इधर वाले का प्रॉब्लम है। ये एक फीमेल है, पेशेंट आई है फीवर के साथ, पास्ट 3 दिन से उसको बुखार है। क्यों भाई, कैन नॉट टच नेक टू चेस्ट, गले में कुछ प्रॉब्लम है क्या, LP किया गया, यानी कि ये बता रहा है। देखिए, कैन नॉट टच नेक टू चेस्ट का मतलब होता है नेक रिजिडिटी, यहाँ ये नेक रिजिडिटी बोलना चाह रहा है। तो यानी कि आप कुछ मेनिंजाइटिस वगैरह सोचना चालू कर दें। CSF में ओपनिंग प्रेशर बढ़े हुए रहते हैं, लगभग सब में ही बढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल और TB की तरफ मेरा ज़्यादा जा रहा है। व्हाइट क्लाउडी सेल, ओ ये तो TB की तरफ जा रहा है। न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंटली, शुगर बहुत कम है, प्रोटीन नहीं, ये वाइट क्लाउडी सेल है, ये तो बैक्टीरियल है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन रहता तब ट्यूबरकुलस बनाते हैं हम लोग, ये तो बैक्टीरियल में जाएगा जी। ठीक है, और ग्लूकोज इतना कम, यानी कि बैक्टीरिया शुगर खा चुके हैं मेरे, ग्लूकोज को हड़प चुके हैं। ठीक ना, बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी रहता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैसे, आप देख पा रहे हैं कि क्लिनिकल सेटिंग में न्यूक्लियर रिजिडिटी को दिखाया गया है, टर्बिड CSF दिखाया गया है, जो कि व्हाइट क्लाउडी सेल, कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाइट क्लाउडी सेल। उस TB के लिए वर्ड मेरे पास क्या है, TB के लिए क्या बोलते हैं, कॉग व्हील पैटर्न, ऐसे करके देंगे, यहाँ पूरा ऐसे करके ऐसे फेदरी कुछ ऐसे देंगे। ठीक है, तब आंसर बनता है TB वाला। लेकिन यहाँ पे टर्बिड वाइट क्लाउडी होने से, ठीक है ना, और न्यूट्रोफिल से पकड़ा गया कि बैक्टीरियल है, लो शुगर होने से भी पकड़ा गया, 2/3 से कम होते हैं। देखिए मैं जो बोल रहा था कि नॉर्मल शुगर जो CSF शुगर होता है, ब्लड शुगर का 2/3 होता है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो हो गया, कन्फर्म हो गया। प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट होता है, मैं बता रहा था ना कि इसमें सेल अगर देता तो लिम्फोसाइट देता है कि नहीं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स देते हैं, और स्ट्रॉक कलर का विथ CSF देता। ऑप्शन C अगर रहता है, यानी कि वायरल रहता है, तो नॉर्मल CSF देता, नॉर्मल CSF शुगर विथ रहता है, इसमें तो नहीं है। D में फंगल मेनिंजाइटिस में रिड्यूस्ड इम्यूनिटी वाले में रहता है। ठीक है, एड्स का पेशेंट, PLH HIV का पेशेंट रहता, तब ऐसा रहता है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। यंग पेशेंट है, 25 साल का, ठीक है, टोसिस सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा हुआ, विच इज़ वर्सन इन द इवनिंग एंड शोज इम्प्रूवमेंट इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे डे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे मेरे पैरालिसिस घटते चले, वीकनेस घटता ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे बोले, डे राइजेज वीकनेस राइजेज, डे राइज वीकनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाता है, मिस्थेनिया ग्रेविस का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है सबको पता है, डायवर्नल वेरिएशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मिलेंगे, टोसी जो होगा वर्सन होगा। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा दिन में सोने पे। ठीक है, आइस पैक टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, आइस पैक टेस्ट करने पे भी क्या होता है, आँखों पे जब हम आइस लगाते हैं तो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज थोड़ा इनहिबिट होता है, थोड़ा सा
अच्छा लगता है। टेंसिलॉन टेस्ट जो होता है डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग मिस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं, याद रखें ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन ए जो होता है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है मेरा, हचिंसन्स कोरिया दिया हुआ है। हचिंसन्स कोरिया में डिमेंशिया और कोरिया दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ, ALS है, उसमें ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ एसिमेट्रिकल मोटर वीकनेसेस होते हैं। याद रखें कि ALS में एसिमेट्रिकल मोटर वीकनेसेस होते हैं डेवलपिंग ओवर ईयर्स एंड डज नॉट शो एनी डायरेनल वेरिएशन, नहीं शो करते हैं जी वो ALS के पेशेंट। फीमेल्स को ज़्यादा होता है, 25 क्वेश्चन में आते हैं। यंग पेशेंट आया जो कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर एंड एजिटेटेड बिहेवियर 2 दिन, ऐसे एकदम से 2 दिन में क्या हो गया भाई, कोई मेनिंजियल साइन वगैरह भी नहीं है। EEG जब हम करते हैं तो पीरियोडिक फोकल टेम्पोरल लोब स्पाइक्स अपने को देखने को मिलते हैं। ये अपने को देखिए टेम्पोरल लोब स्पाइक्स, ये कीवर्ड है, अगर आपको याद होगा तो ये कीवर्ड क्या होता है, हर्पीज इन्फेक्शन के हो गए। CSF में आपको देख रहे हैं 40 सेल्स दिख रहे हैं विथ 90% लिम्फोसाइट है, 10% न्यूट्रोफिल है। नॉर्मल CSF शुगर, नॉर्मल CSF शुगर बता रहा है कि ये वायरल है, ठीक है। स्लाइटली एलिवेटेड प्रोटीन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टेड, ये हर्पीज का इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या चलाएंगे, एसाइक्लोवीर चलाते हैं, ठीक है। एसाइक्लोवीर क्यों चलाते हैं, क्योंकि शॉर्ट हिस्ट्री बैक्टीरियल का दिया हुआ है, 2 दिन के अंदर दिया हुआ है ना, 2 दिन में एजिटेटेड हो गया, ये बता रहा है। एब्सेंस ऑफ कोई न्यूकल रिजिडिटी रूल आउट मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसमें अपने को न्यूकल रिजिडिटी तो है नहीं, तो मेनिंजाइटिस नहीं सोना है। में CSF फाइंडिंग में लिम्फोसाइटोसिस और ये सब दिख रहा है, तो वायरल इंसेफेलाइटिस, ठीक ना, इंसेफेलाइटिस है। अगर देखिए क्या बोल रहा है, मेनिंजाइटिस नहीं सोच सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ है ना नो मेनिंजियल साइंस नहीं है अगर, ठीक है, तो वायरल इंसेफेलाइटिस होगा, ना कि मेनिंजाइटिस होगा। मेनिंजाइटिस नहीं होगा जी, मेनिंजाइटिस नहीं होगा जी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हर्पीज का सिंप्लेक्स 1 का मैंने बताया, ठीक है, जो कि टेम्पोरल लोब ब्रेन को में ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है टेम्पोरल एब्सेस के रूप में। सपोर्टिव के लिए, सपोर्टिव मेरा जो डायग्नोसिस बन रहा है EEG पे अपने को पीरियोडिक टेम्पोरल स्पाइक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेशेंट शुड बी स्टार्टेड एम्पेरिकली ऑन एसाइक्लोवीर ड्रग ऑफ चॉइस, यही होते हैं। TB मेनिंजाइटिस नहीं हो सकता है, ठीक है ना, TB मेनिंजाइटिस में ही ना ये चलता है, ठीक है ना, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में चलता है और वो फंगल में चलता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फंगल इसमें ये चलता है, फंगल में ये चलता है, बैक्टीरियल में, ठीक है। डायग्नोसिस मेरा वायरल का बना है तो एसाइक्लोवीर आंसर होगा, इजी क्वेश्चन। 45 साल का आदमी HbA1c 8 लेके आया है, ER में हेमीप्लेजिया 8 घंटा पहले आया है, NCCT किया गया तो इंट्राक्रैनियल ब्लीड लेके आया है, ओके। BP अभी भी बढ़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शेड्यूल इंटरवेंशन, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, आप बताइए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को BP कम करवाना है तो IV लेबेटोलॉल दे के पहले BP कम करो, ठीक है। IV लेबेटोलॉल देते हैं अपने को, ठीक है, और मेरा टारगेट BP रहता है 140/90 लाने का, ठीक है। एक बार ये जब कम हो जाएगा तो मेरा थोड़ा सा राहत आएगा, ठीक है। याद रखिए कभी भी सब लिंगुअल निफेडिपिन वगैरह नहीं देते हैं, ठीक ना, ये बहुत ज़्यादा आपको मदद नहीं करने वाला है। इससे ज़्यादा अच्छा IV लेबेटोलॉल चलेगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों ब्लॉकर होता है। ऑप्शन ए जो रहता है थ्रोम्बोलाइसिस वाला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक में, हेमरेजिक स्ट्रोक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यहाँ हेमरेजिक स्ट्रोक ही हुआ है कि नहीं, क्योंकि BP बढ़ के हो रहा है। ऑप्शन सी जो होता है जिसमें कि हम लोग सब लिंगुअल निफेडिपिन वगैरह देते हैं, वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सडन अनप्रिडिक्टेबल फॉल ऑफ BP कर देगा, ठीक है। क्या समझे हम लोग, निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो रहता है अपने को सडन डिक्रीज इन BP करता है, ठीक है, लेकिन IV लेबेटोलॉल जो रहता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन BP करता है, ठीक है। अपने को सडन नहीं चाहिए, ठीक है, इसीलिए नहीं चलेगा ये। ऑप्शन डी यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटर, नहीं ऑब्जर्वेशन करके तो आ गया कि बहुत ज़्यादा BP है, अब इसको मैनेज करना होगा, ठीक ना। ऑप्शन डी रूल आउट एज फ्लाइट BP needs to be managed in the case of value of 160/90, ठीक ना। recent trial have shown that acute and rapid lowering of the BP to the 140 has better functional outcome, ठीक है। कुछ बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन किया गया कि रैपिड लोअरिंग BP 140 से कम करने पे ज़्यादा फायदा होता है। यही तो हम चाहते हैं कि अपना 140 से कम हो जाए। मेरा टारगेट BP कितना है, टारगेट BP मेरा है 140/90, ठीक है, सिस्टोलिक 140 को कम करना है, ठीक है। 65 ईयर का आदमी था मेरा, वीकनेस, लेथार्जी और एक्सेसिव कोल्ड इंटॉलरेंस। अरे ठंडा क्यों लग रहा है आपको, ठीक है। स्लो एंकल जर्क भी है,
ओके, यानी कि कुछ ना कुछ थायराइड का प्रोफाइल है। थायराइड प्रोफाइल में 16 बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है कि नहीं। TSH इतना क्यों बढ़ा हुआ है मेरे भाई। T4 देखो 0.3 कम ही निकल रहा है, T3 देखिए 70, ये भी कम ही निकल रहा है। डायग्नोसिस तो अपना बन गया ना, डायग्नोसिस क्या बनता है, हाइपोथायराइडिज्म बनता है कि नहीं, हाइपोथायराइडिज्म बनता है। तो आप कितना से चालू कर सकते हैं, सबको पता है कि लिवोथायराइड जो होता है, लिवोथायरोक्सिन जो होता है 25 माइक्रोग्राम से mcg, याद रखिए माइक्रोग्राम से, और धीरे धीरे आप इसको डोज को बढ़ाते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन TSH लेवल को नॉर्मल रेंज में लाना है, TSH लेवल को नॉर्मल रेंज में लाना है, ठीक है। TSH नॉर्मल में लाना है, जब दीजिएगा ठीक है तो T3 T4 भी नॉर्मल में आ जाएगा। धीरे धीरे सप्लीमेंटेशन देखते बढ़ाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग डोज जो लिवोथायरोक्सिन का होता है 25 मिलीग्राम माइक्रोग्राम होता है, माइक्रो mcg, लिवोथायरोक्सिन जो रहता है mcg में रहता है, याद रखना mc, ठीक है। सिंस TSH एलिवेटेड है, T4 T3, ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट हो गया। इसमें पेशेंट में नो रेसिडुअल थायराइड फंक्शन स्टार्टिंग डोज, अगर इसमें देख लीजिए कोई रेसिडुअल थायराइड फंक्शन नहीं रहता तो स्टार्टिंग डोज मेरा 100 से 150 माइक्रोग्राम हो जाता। हाउएवर इन दिस केस जहाँ T3 T4 बिंग प्रोड्यूस, स्टार्टिंग डोज जो होता है T3 T4 बन तो रहा है, एकदम कम नहीं है, तो यहाँ 25 माइक्रोग्राम हम लोग देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सप्लेन कितना अच्छा किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है सिंपल सा, तो उसमें हम लोग जनरली 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे देते हैं, ठीक है, लगभग 4 से 6 वीक के लिए। लेकिन जो एडल्ट है, बाबा जी हैं 50 साल से ऊपर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है ना, इश्केमिक हार्ट डिजीज वगैरह रहता है, उसमें हम लोग लगभग 25 माइक्रोग्राम देते हैं, यानी कि लो डोज में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, कार्डियोवैस्कुलर का दिक्कत है, एरिथमिया वगैरह का दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हम लोग कम ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीवियर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म वगैरह होगा तो उसमें भी लगभग अपने को वही रहेगा, 25 माइक्रोग्राम पर डेली देते हैं 2 से 4 वीक तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं देते हैं, कम ही देर के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपने को, ठीक है। ये अपना डायग्नोसिस क्या बना था, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। यहीं से हम लोग पकड़ लिए थे कोल्ड इंटॉलरेंस। देखिए यहाँ कीवर्ड क्या क्या है, कोल्ड इंटॉलरेंस है ना, इसका मतलब स्लो एंकल जर्क है कि नहीं, यहीं से हम लोग को पकड़ा गया। TSH की वैल्यू कम है, TSH की वैल्यू कम है, T3 T4 की वैल्यू कम है अपने को, है ना। तो सिंपली लिवोथायरोक्सिन को कम डोज से स्टार्ट करना, धीरे धीरे बढ़ाना, एकदम से ज़्यादा कर देंगे तो बाबा जी पगला जाएंगे, ठीक ना, एरिथमिया वगैरह बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पेशेंट को कॉपी करने के लिए दिया गया है ये फोटो कि ये कॉपी करो फोटो को, ठीक ना। वो क्या किया है, पूरे इमेजेस को ऐसा बना दिया, ये ऐसा था ये ऐसा बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है इस व्यक्ति को क्या दिक्कत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि व्यक्ति ने इधर वाले पार्ट को तो यूज ही नहीं किया, देखिए ये भी नहीं किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी नेग्लेक्ट, आधे पार्ट को छोड़ ही देना, ठीक ना। हेमी नेग्लेक्ट आंसर हो जाता है इन द राइट एंगुलर गायरस, ठीक ना, राइट एंगुलर गायरस में ये प्रॉब्लम है। तो सिंपल क्या हो गया, इसका लीजन कहाँ पे है, इसका लीजन जो है राइट एंगुलर गायरस में होता है। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, क्लॉक ड्राइंग टेस्ट बोलते हैं। सिंपल इफेक्टिव कॉग्निटिव टेस्ट को देखने के लिए होता है। एक्सुडेटिव फंक्शन जो होते हैं, विजुअल स्पेशल टेस्ट वगैरह देखने के लिए होता है। एक रिलायबल स्क्रीनिंग टूल है कॉग्निटिव डिसफंक्शन को देखने के लिए, डिमेंशिया वगैरह लोगों के लिए। लॉस ऑफ विजुअल स्पेशल स्किल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल स्पेशल स्किल इज नोन एज एपैरेक्सिया, छोटे छोटे चीज़ों को नहीं कर पाना, ठीक ना। मेजर विजुअल स्पेशल एरर जो दिखने को मिलता है अपने को कितना, कॉग्निटिव डिसफंक्शन वाले पेशेंट में राइट टू लेफ्ट रिवर्सल, राइट और लेफ्ट हो जाता है, ओमिटिंग 1/2 ऑफ द क्लॉक जो अपना दिया हुआ है, इतना हाफ जो रहते हैं नहीं, नेग्लेक्ट कर देता है, इसको हेमी नेग्लेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए पेशेंट आस्क टू, फिजिशियन ने बोला नहीं बना पाया, ठीक ना, और ये बना दिया, आधा बना दिया, ये क्या हो गया, हेमी नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो थी, मोस्ट कॉमन लॉस ऑफ विजुअल स्पेशल स्किल इज नोन एज एपैरेक्सिया, ठीक है। शर्ट का बटन बंद करिएगा तो नहीं होने लगेगा, नहीं बंद कर पाएगा, ठीक है। 30 साल का मेल प्रेजेंट है, रिपीटेड मायोक्लोनिक जर्क और डिमेंशिया, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल इटियोलॉजी, इसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। इसमें तो सबको पता है, देखिए ये क्या है, भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिमेंशिया इन यंग एज विथ मायोक्लोनिक जर्क सीन इन द CNS इन्फेक्शन पेशेंट कंज्यूमिंग टीनिएटेड, ठीक है, बीफ प्रोडक्ट खाने पे होता है, टीनिया का कोई प्रॉब्लम है। द प्रायोन पार्टिकल्स इंजेस्टेड स्मॉल इनफ टू, ये बहुत छोटे होते हैं और क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और न्यूरो डिजनरेशन करवाते हैं, ठीक है। दिस प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंट क्रूटजेफेल्ड जैकब डिजीज बोलते हैं, ठीक है। यही है वेरिएंट
क्रूडजेफेल्ड जैकब डिजीज होता है। ठीक है, इसमें और कोई हिस्ट्री दिया हुआ है पॉर्क मीट ईटिंग का? नहीं, सिर्फ दिया हुआ है क्या, मायोक्लोनिक जर्क और डिमेंशिया। 30 साल का आदमी है। ठीक है, यहाँ से ही पकड़ना है अपने को। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया के साथ क्या होता है? विथ एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर होते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया में। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? एडी दिया हुआ है। एडी में क्या रहता है? ओल्ड एज ओनली होता है। ठीक ना। ठीक है, अल्जाइमर्स जो होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज जो होता है वो कभी भी 30 साल के व्यक्ति में तो नहीं होगा ना, 30 साल में नहीं, ओल्ड एज में होता है ये, इसलिए रूल आउट हो गया है ना। और हचिंगटन कोरिया में कोरिया वगैरह दिखता है, मायोक्लोनिक जग तो दिखता नहीं है, तो इस अनुसार मेरा आंसर ये हो गया। वैस्कुलर डिमेंशिया में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का होना जरूरी था रिस्क फैक्टर के रूप में, तब ना हम कुछ बोलते हैं, हाइपरटेंशन कुछ तो देता। ठीक है, यह मेरा क्या होता है? ये टीनिएटेड बीफ प्रोडक्ट खाने से होता है, याद रखें। यंग मेल है, इधर उधर खाता ही होगा। वेरिएंट क्रूडजेफेल्ड जैकब डिजीज हो गया। ठीक है, 60 साल का आदमी, वुमेन प्रेजेंट विद द, एक औरत है 60 साल की है। ठीक है, वीकनेस इन द राइट आर्म एंड ड्यूरेशन फॉर द 4 आवर, हाथों में दर्द रहता है 4 घंटों के लिए। द वीकनेस ग्रेजुअली बिकम लेसर एंड रिजॉल्व। सी इज नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड बीएमआई एलिवेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, इसमें क्या है? ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि ये ग्रेजुअली बिकम्स एंड रिजॉल्व, ये ट्रांजिएंटली आ रहा है प्रॉब्लम? ये इसका प्रॉब्लम आपको ट्रांजिएंटली नहीं लग रहा है? यस, ये प्रॉब्लम ट्रांजिएंटली है। हाइपरटेंशन इसके रिस्क फैक्टर है, बीएमआई भी एलिवेटेड है। ये क्या है? एक तरह का ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक में आता है। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन जैसे कि स्ट्रोक भी है, तो स्ट्रोक आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपको इन्फाक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। इन्फाक्ट अगर सीटी एमआरआई में कहीं से दिख जाता, इस्टेब्लिश हो जाता, तब हम सीटी स्कैन में स्ट्रोक का डायग्नोसिस बनाते। लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि वीकनेस ग्रेजुअली बिकम लेसर एंड रिजॉल्व, जो रिजॉल्व हो रहा है ट्रांजिएंटली कुछ ही देर के लिए है, टीआईए ही इसमें आता है। ठीक है, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक में क्या रहता है? न्यूरोलॉजिकल फीचर जो रहते हैं रिजॉल्व हो जाते हैं, ये टीआईए का काम है। स्ट्रोक्स में रिजॉल्व कभी नहीं होते हैं। ठीक है, अपने आप ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक एक वार्निंग सिम्टम्स के रूप में आता है स्ट्रोक का, कि स्ट्रोक आने वाला, अपने आप को संभाल लो। ठीक है, सुधर जाओ अभी। न्यूरोलॉजिकल फीचर रिजॉल्व दिमसेल्फ बाय इन 24 आवर्स में होते हैं। ठीक है, न्यूरो इमेजिंग करेंगे तो क्या होता है? नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, उसका ऑप्शन बी में मेरा क्या है? कंप्रेसिव न्यूरोपैथी अगर बोल रहा है, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी में रेडिकुलर पेन अपने को मिलेगा और फोकल वीकनेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसमें? कंप्रेसिव न्यूरोपैथी में। इंपॉर्टेंट काउज क्या है इसमें? कंप्रेसिव न्यूरोपैथी का डिस्क प्रोलैप्स वगैरह होना, है ना, नर्व रूट का दबना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ट्रांसवर्स माइलाइटिस बोल रहा है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। देखिए 2 वर्ड यहाँ पे हैं, असेंडिंग सुनते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ और क्या आ रहा है? गुलेनबारी सिंड्रोम। ठीक ना, ये भी असेंडिंग क्वाड्रिप्लेजिया रहता है, इसमें सेंसरी इंटैक्ट रहते हैं, मोटर सिर्फ चले जाते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस था विथ सेंसरी लेवल एंड ब्लैडर वॉल्वल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ट्रांजिएंट माइलाइटिस में सेंसरी लेवल इन्वॉल्व रहते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? अपना स्ट्रोक, इसलिए रूल आउट हो गया क्योंकि उसमें कहीं हमको स्ट्रोक कैन बी इन कैपेसिटेशन एंड डिबिलिटी। ठीक है, उसमें सोच नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, है ना, कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ये हिस्ट्री अपने को देगा। ठीक है, तो काम की बात क्या हम सीखे यहाँ पे? काम की बात हम ये सीख रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज़ ट्रांजिएंटली रह करके रिजॉल्व अपने आप हो जा रहा है, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी में डिस्क प्रोलैप्स का हिस्ट्री देगा, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में असेंडिंग एक तरह से फ्लैसिड पैरालिसिस का एग्जांपल देगा, और दूसरा कि सेंसरी लेवल और ब्लैडर बबल इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। स्ट्रोक हम लोग को इन्फार्क्ट दिखाएगा सीटी एमआरआई पे, और रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। यस, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 साल का अल्कोहलिक मेल, लास्ट ड्रिंक 48 घंटा पहले पिया था। ठीक है, एंगर है, रेज है, ठीक है ना, पेयर अनेबल टू आइडेंटिफाई फेस ऑफ फैमिली मेंबर को नहीं पहचान रहा है। ठीक है, कैन सी इनएमिनेट ऑब्जेक्ट को दिख पा रहा है। ठीक है, ये ईआर में लाया गया है, इसको क्या डायग्नोसिस बनेगा? ठीक है, कितना घंटा के अंदर लाया जा रहा है? लास्ट 48 घंटा, विदिन 72 आवर ये है, इसको डिलीरियम ट्रेमेंसेस हो गया है। ठीक है, 3 दिन छोड़ने पे यही होता है। डिलीरियम ट्रेमेंसेस जो होते हैं, ठीक है ना, एजिटेशन, ग्लोबल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन, फीवर, हाइपरटेंशन, डिस्फोरिया, ठीक है, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी और प्रोफाउंड ग्लोबल कंफ्यूजन के साथ आता है। ये सब हॉलमार्क है।
ठीक है, हॉलमार्क डिलीरियम ट्रेमेंसेस के। अल्कोहलिक हेलुसिनेशन क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रेडोमिनेटली ऑडिटरी हेलुसिनेशन के रूप में वो आता है, आइदर ड्यूरिंग और आफ्टर अ पीरियड ऑफ हैवी अल्कोहल कंजम्पशन। ये अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं लिया है, ठीक है ना, तो अल्कोहलिक हेलुसिनेशन बोलना गलत होगा। कॉप साइकोसिस में बेसिकली डेमेंशिया विद कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ वो नहीं जानेगा वो झूठ झूठ बोल देगा, ठीक ना। कल कहाँ गए थे, उसको पता नहीं कि कल कहाँ गए थे, तो बोलेगा हम जिम कर रहे थे, ठीक है, जो कि उसके साथ मैच नहीं करता। वर्निकेस इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, गोवा होता है, सबको पता है। ग्लोबल डिसोरिएंटेशन ऑप्थेल्मोप्लेजिया और एटेक्सिया आता है कि नहीं, तो उस तरह से क्लियर हो गया अपने को। डिलेमिट ट्रेमेंसेस जो होते हैं अब दारू छोड़ने के 72 घंटे या लगभग तीसरे दिन, थर्ड डे, ऑन थर्ड डे, ये थर्ड डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड पकड़ेंगे तो डिलीरियम ट्रेमेंसेस को डायग्नोसिस बनाएंगे आप, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेड हैंड इनलार्जमेंट विथ गायनिकोमेस्टिया एंड लैक्टेशन। आप एक बार सोच के देखिए, इसका हेड और हैंड इतना इनलार्जमेंट क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको बताइए आप। इसका कहाँ प्रॉब्लम है, एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है। क्यों, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही तो प्रॉब्लम होने से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि एक्रोमेगेली और गिगेंटिज्म करवा देगा, है कि नहीं। जो सेल इन्वॉल्व होते हैं सोमैटोट्रॉप्स या सोमैटोलैक्टोट्रॉप्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर अच्छे से बोले तो, ठीक है, दोनों भाई ही हैं। सोमैटोलैक्टोट्रॉप्स जो रहता है ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन दोनों निकालता है। प्रोलैक्टिन के कारण जो रहते हैं उसके गायनिकोमेस्टिया वगैरह हो जाता है, कॉन्कोमिटेंट गायनिकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया हो जाता है, ठीक है। ट्यूमर इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, याद रखें, एंटीरियर पिट्यूटरी के कारण ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन और पीआरएल ज़्यादा निकलता है, एक्रोमेगेली गिगेंटिज्म होते हैं, गायनिकोमेस्टिया और लैक्टोरिया के साथ आता है, ठीक है। ये पेशेंट देखिए, ये पेशेंट क्या चीज़ का है, ये पेशेंट जो है अपने को ये दिखा रहा है, ये देख करके आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, ये किस चीज़ का है, ये आपको नहीं लग रहा है कि एक तरह का पर्पल अस्ट्राया है मेरे पूरे फ्लैंक एरिया में, है ना, फ्लैंक एरिया में हमको लगता है पेट के आगे भी है, आगे भी दिख रहा है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो डायग्नोसिस में क्या बनता है, कुशिंग सिंड्रोम बनते हैं, ठीक ना, कुशिंग सिंड्रोम बनते हैं जी, ए आंसर हो गया इसका, है कि नहीं। कुशिंग सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पर्पल अस्ट्राया फ्लैंक पे और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे दिख रहा है, ठीक है। बी एकोन्थोसिस पीसीओडी वगैरह में रहता तो गला का फोटो देता है, यहाँ काला काला रहता है, यहाँ पे कुछ कुछ वाट्स वगैरह दिखाता, ठीक है। एक्रोमेगेली में लंबे लंबे हाथ दिखा देते, है कि नहीं, ठीक है। बी में देने के लिए हाइपर पिगमेंटेशन, आपको नेक फोल्ड, एक्जिला और डायबिटीज मिलाइटस का ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी का हिस्ट्री दे करके बताएगा। अगर एक्रोमेगेली उसको पूछना रहेगा तो वो स्किन टैग लेकर के आएगा, ठीक है, स्किन टैग आपको दे देगा। और डी ऑप्शन में जो कॉन सिंड्रोम है उसमें कोई भी स्किन का जो रहता है इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। कॉन सिंड्रोम में नो स्किन इन्वॉल्वमेंट, नो स्किन फाइंडिंग्स रहते हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक वुमेन है 35 ईयर की, कंप्लेन ऑफ पैल्पिटेशन एंड वेट लॉस। पैल्पिटेशन और वेट लॉस हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है, ठीक है, साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, फॉलोइंग लीजन अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये लीजन है जी, ठीक है, ये लीजन अगर है, ठीक है, तो ये लीजन अगर है तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि नोटिस इन ऑफ द पेशेंट में अपने को देखिए, यहाँ पे देख लिए, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मुझे तो ये कलर डिस्कलरेशन, ऑरेंज डिस्कलरेशन के रूप में दिख रहा है, ठीक ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेरीटिबियल मिक्सिडीमा बोलते हैं, ठीक है। और इसका डायग्नोसिस मैंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म बनेगा, सिंपल है कि नहीं। इसमें हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोसिस बनता है, इमेज में पेरीटिबियल, टीबिया के आगे मिक्सिडीमा बनता है, एक ग्रेव्स डिजीज हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ऑप्शन ए में मेरा क्या था, ऑप्शन ए में हाइपोथायराइडिज्म था, नहीं हाइपोथायराइडिज्म में ये थोड़ी ना देगा, हाइपोथायराइडिज्म देने के लिए वेट लॉस, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, है ना, ठंडा लगना, ये सब आपका देगा। ऑप्शन सी का मतलब क्या होता है, फाइलेरिसिस जो दिया हुआ है उसमें लिम्फ एडिमा ऑफ द लेग्स एंड जेनाइटिलियास दिया जाएगा, है कि नहीं। और डी का मतलब क्या होता है, मैलोरी डिजीज कब बनता है, जब उसमें सिंस बर्थ आपको रहेगा मैलोरी, ठीक ना। और लिम्फेडिमा भी उसमें साथ साथ रहता है, किसमें, मिलरॉय डिजीज में रहता है। मिलरॉय डिजीज बर्थ के साथ प्रेजेंट होता है, लिम्फेडिमा के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर पेरीटिबियल में क्या क्या रहेगा तो डायग्नोसिस क्या बनेगा, ऑरेंज डिस्कलरेशन के रूप में पेरीटिबियल डायग्नोसिस, यही मेरा था, ठीक है। नेक्रोबायोसिस
लिपोइडिका, ये जो रहता है टैबिकोटोरम, ये तो सबको पता है डायबिटीज़ में बनता है। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, ठीक ना, गैंग्रीन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, 20 साल का पेशेंट है, प्रेजेंट विद यूटीआई आ रहा है, देन डेज लेटर 10 डेज बाद उसको पेरी और वाइटल ईडीमा हो गया और आरबीसी में यूरिन दिख रहा है, यूरिन में आरबीसी दिख रहा है और 800 मिलीग्राम प्रोटीन पर ग्राम ऑफ द यूरिनरी क्रेटिनिन आ रहा है। 800 मिलीग्राम प्रोटीन लॉस बहुत हो रहा है, प्रोटीनूरिया है, बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, C3 लेवल भी घट चुका है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है, देखिए यहाँ से हम क्या पकड़े, आरबीसी इन द यूरिन, यानी कि कोला कलर यूरिन, कोला कलर यूरिन, ये पूरा जा रहा है कहाँ, अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरफ, नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरफ। नेफ्रोटिक नहीं, रेफ्रोटिक नहीं होगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में एक ही होता है PSGN, क्योंकि देखिए आपको बता रहा है कि कुछ दिन पहले यूटीआई इन्फेक्शन होता है, PSGN को खोलेंगे तो कैंसर होता है, पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है कि नहीं। पोस्ट स्टेप्टोकोकल ये जो था यूटीआई स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ही हुआ होगा, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। PSGN जो होता है लेटेंट पीरियड 1 से 3 वीक के बाद हो जाता है, अपर टाइम बिटवीन द अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी भैया, एंटी डीएनएज, ठीक है ना, एंटी डीएनएज कम होगा, एंटी डीएनएज एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है। ये तो पूरा चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है। कहाँ से, पेरी ऑर्बिटल इडीमा, आरबीसी इन द न्यूक्लियर, कोला कलर यूरिन, नेफ्राइटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस बना दिया, PSGN हो गया, ठीक है। गुड पाशर सिंड्रोम में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद द हेमोप्टाइसिस एंड हेमाचूरिया, हेमाचूरिया और हेमोप्टाइसिस के साथ आ रहा है एंटी जीबीएम एंटीबॉडी सीन, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी सीन अगर हो गया, यहीं पे देखिए मैं बता रहा था ना कि अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पायरेटरी यानी कि लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हेमेचूरिया के साथ, तो ये गुड पाशर सिंड्रोम बनता है, ठीक है। एक पर गुड पाशर सिंड्रोम में हेमेप्टाइसिस और हेमेचूरिया, पल्मोनरी रेनल सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेनल सिंड्रोम बनते हैं, ठीक है। इतना जब आपको पता है तो एक चीज़ और बता देते हैं कि ये दिक्कत क्यों हो रहा है, कि सब जगह इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में दिक्कत होता है, ठीक ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन में एंटीबॉडी बनता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। गुड पाशर सिंड्रोम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर याद करना है तो जी से याद करें, गुड पाशर में जी से क्या होता है, ग्लोमेरुलास का इन्वॉल्वमेंट होता है, पी से पल्मोनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। एक पेशेंट प्रेजेंट है जो कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण आ रहा है, वॉमिटिंग के कारण। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड ऑफ चॉइस इसमें क्या होता है, NS होता है, सर्जरी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्जरी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, NS देते हैं। NS जो होता है पेशेंट में मल्टीपल वॉमिटिंग करने वाले व्यक्तियों को देते हैं, ठीक है। दिस लीड टू एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन वैल्यूज हो जाते हैं। जैसे ही एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो इंक्रीज यूरिनरी लॉस ऑफ पोटाशियम एंड हाइड्रोजन करने लगेगा, एंड काउजेस क्या होता है, हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस, ठीक ना। जैसे ही शरीर में पानी की कमी होगी तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये H+ को अंदर ले लेगा, नहीं H+ को बाहर फेंकेगा, ठीक है। यूरिनरी का लॉस करवा देगा, किसका, पोटाशियम का और H+ का। बदले में क्या ले लेगा, बदले में सोडियम अंदर ले लेता है और वाटर अंदर ले लेता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, और क्या होगा, एसिडोसिस, अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है। और जब आप मान लीजिए कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम RL दे दें, रिंगर लैक्टेट देंगे, रिंगर लैक्टेट देंगे तो इसमें होते हैं लैक्टेट, लैक्टेट जो रहता है जाके सिट्रेट में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि ये बाइकार्बोनेट में फिर जाके कन्वर्ट करेगा और एल्कलोसिस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें RL तो नहीं देना है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। एक फीमेल है, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप फ्रॉम द स्क्वाटिंग पोजीशन, क्या कोई दिक्कत है स्क्वाटिंग पोजीशन में? दिक्कत मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, क्या प्रॉक्सिमल मसल में कुछ दिक्कत है। कैन नॉट कुम्ब हर हेयर भी, देखिए फिर से हो गया, ठीक है ना। और वायलेशियस हेलिकोट्रोपिक रैशेस अराउंड द अपर आईलिड बन रहा है। ये पूरा प्रेजेंटेशन डर्मेटोमायोसाइटिस की तरफ आ रहा है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस में हो रहा है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस की तरफ हो रहा है, इसको ध्यान दें आप, ठीक है। पोलियोमाइसाइटिस में तो समझ में आ रहा है, हाँ उठने में दिक्कत होता है, लेकिन बच्चे में रहता है कि नहीं। SLE में तो मैलार रेसेस, स्क्लेरोडर्मा में मुंह नहीं खुलता, इस तरह का कुछ देता पेशेंट। अगर प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट होगा, सबको मैं पता है, मैंने बता चुका हूँ कि मायोसाइटिस सिंड्रोम की तरफ आ रहा है। वायलेशियस हेलिकोट्रोपिक रैशेस होते हैं, ठीक है ना। गॉट्रन्स पैप्यूल होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, उसमें डर्मा में पढ़ाया जाता है। डर्मेटोमायोसाइटिस होते हैं इन्वॉल्वमेंट, क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट के रूप में, ठीक है। यही है हेलिकोट्रोपिक
रैश, ये वाला जो बात था हेलियो रैश, ठीक है। अगर इस वर्ड को देखिए हेलियोट्रॉप, हेलियोट्रॉप जो का मतलब होता है, हेलियोट्रॉप एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है। हेलियोट्रॉप एक तरह का प्लांट होता है। ये प्लांट कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे ही सन राइज करता है ये फूल जो है, ये फूल उसी की तरफ मुंह कर लेता है, ठीक है, ठीक है, सूर्य की तरफ मुंह कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि इसके आंखों पे ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा सन एक्सपोजर हुआ है। सन एक्सपोजर होने से यानी कि ये ज़्यादा सन से एक्सपोज होकर के रही हैं, ठीक है। हेलियोट्रॉप ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब ही होता है टुवर्ड्स द सन, सन टर्न, ठीक ना, सन ने इसको टर्न कर लिया, ये फूल जो है सन की तरफ टर्न कर जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन मेरे पास आ रही हैं नी पेन लेकर के, अच्छा ठीक है। ज्वाइंट एस्पिरेशन जब आपने किया, ठीक है, तो उसमें नीडल शेपेड नेगेटिव बाइफ्रिंजेस क्रिस्टल दिख रहा है पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी पे। डायग्नोसिस क्या बना, अब ये बताने की जरूरत है कि आप खुद बताएंगे, ठीक है। आप बताइए, ये जो टर्म है ये कीवर्ड है दोस्तों, ये टर्म क्या होता है, कीवर्ड हो गया बाइफ्रिंजल क्रिस्टल पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी पे, नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में नहीं। ये गाउट का आंसर होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या बनता है, नी इन्वॉल्वमेंट होता है, सबसे ज़्यादा नीडल शेपेड नेगेटिव बाइफ्रिंजेस क्रिस्टल होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ गाउट होता है। गाउट एक तरह का टिपिकल मिडिल एज्ड मेल को होने वाला 30 से 50 साल में होने वाला बीमारी है, ठीक है। पहला जो रहता है फर्स्ट मेटा, ठीक ना, एमटीपी ज्वाइंट्स होता है, मेटाटार्सल फेलेंजियो ज्वाइंट्स को रखते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल फेलेंजियल ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, अगर ये आपके पैर हैं नीचे वाले पैर के, ठीक है, तो मेटाटार्सल ये हो गया, ठीक है, और इसमें फेलेंस हो गया ना, ठीक है। तो ये वाले जो भी यहाँ फर्स्ट मेटाटार्सल जो रहता है उसको पकड़ता है। फिर उसके बाद एंकल ज्वाइंट, अगर मान लीजिए ये पैर है व्यक्ति का और ये पैर व्यक्ति का यहाँ पे एंकल है, तो एंकल सेकंड नंबर में पकड़ेगा। मोनोसोडियम यूरेट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीडल शेपेड जरूर होते हैं। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल नीडल शेपेड होते हैं, ठीक ना। इन्फ्लामेटरी क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी मोनोआर्थराइटिस वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और उसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बाइफ्रेंजेस जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अपने को आसानी से, ठीक है। चलते हैं आगे, चले आगे, ठीक है। 40 साल में आते हैं, 40 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 60 साल की एक पेशेंट है, मेल फीमेल नहीं बताया, थ्रॉम्बिंग यूनिलैटरल हेडेक, क्यों, एक तरफ से माथा दर्द क्यों दे रहा है, नोडुलर थिकलिंग अलोंग द टेम्पोरल आर्टरी, खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, टेम्पोरल आर्टराइटिस हो गया। बायोप्सी पे आगे पढ़ लेते हैं, बायोप्सी में आपको क्या हो रहा है, जॉइंट सेल दिख रहे हैं, ग्रेनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस हो रहा है, नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, टेम्पोरल आर्टराइटिस हो गया, ठीक है। टेम्पोरल आर्टराइटिस पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में यूनिलैटरल हेडेक होने का कारण, डायग्नोसिस क्या होता है बताइए, डायग्नोसिस क्या होगा, सिंपल हो गया है कि नहीं, ठीक है। जॉइंट सेल आर्टराइटिस हो गया है कि नहीं, ग्रेनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस अपने को देखने को मिलता है। टेम्पोरल आर्टरी को सबसे ज़्यादा पकड़ता है। कहते हैं कि इसके बायोप्सी में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 1 सेंटीमीटर तो लेते ही लेते हैं, क्योंकि ये सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट रखता है। अगर मान लीजिए आपने ये ले लिया एज ए सैंपल, तो इसमें तो कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो नेगेटिव भी आ जाएगा। इसीलिए इतना दूर एकदम काटो, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर अच्छा खासा काटो, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ बीच बीच में अपने को क्या मिलेगा, लेकिन ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस दिखने को मिलता है, ठीक है। जॉइंट सेल आर्टराइटिस बोलो या टेम्पोरल आर्टराइटिस बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विद द फोकल सीजर, अच्छा, सिर्फ हाथ हिल रहे हैं या गले हिल रहे हैं ऐसा कुछ है। सीटी स्कैन पे मल्टीपल रिंग इन्हेंसमेंट ग्रेनुलोमास अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी गिवन इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 24 आवर में आप क्या नहीं देंगे, ठीक है। देखिए कहते हैं, और ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, स्टेरॉइड देंगे, हाँ स्टेरॉइड दे सकते हैं, हो सकता है कोई फोकल इन्वॉल्वमेंट रहा हो ब्रेन में, ठीक है, उसको डिक्रीज करने के लिए स्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटी एडिमा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यस, सीजर कंट्रोल दे सकते हैं, ठीक है, सीजर कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हैं। क्या नहीं देंगे, एंटी हेलिमेंथिक ट्रीटमेंट, एंटी हेलिमेंथिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए कि ब्रेन है और ब्रेन में ये हेलिमेंथस है, इसको जैसे ही किल करेंगे तो ये मरेगा, मरने के बाद ये अपने और टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे, ठीक है ना, और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो जरूरी है कि इसको ये नहीं दिया जाए, इमीडिएटली नहीं देंगे, बाद में आप देते रहिएगा उसको, पहले एडिमा वगैरह कंट्रोल कर ले, ठीक है। ये कहानी का जिस्ट था इसका। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो सर्जरी में भी आया है। कैल्सीटोनिन किसके मार्कर है, कैल्सीटोनिन इज ए मार्कर ऑफ, कैल्सीटोनिन इज ए मार्कर ऑफ व्हाट, मेडुलरी थायराइड कैंसर के मार्कर होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ है, डी नहीं होगा जी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन गलती है, सही कर ले, इसका आंसर क्या होगा, मेडुलरी
थायराइड कैंसर, कैल्सिटोनिस इज ए मार्कर ऑफ विच मैलिग्नेंसी, मेडुलरी थायराइड कैंसर होगा आंसर, यानी कि आंसर होगा सी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन बड़ा इजी से क्वेश्चन है। 33 साल का एक ओल्ड वुमेन है बीइंग इवेल्युएटेड फॉर एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, इतना दिन में क्यों सो रही हैं, एंड फॉरगेटफुलनेस, भूल भी जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट पास्ट 1 साल से ऐसा हो रहा है। BMI इतना ज़्यादा है, बाप रे बाप। ठीक है, BP जब भी ज़्यादा है, ये अवेक स्टेट में जब रहती हैं तो ABG जो है क्या बता रहा है, PO2 70, मैंने ऐसे भी बहुत ज़्यादा O2 नहीं घुस पा रहा शरीर में, CO2 53, मतलब ये ऑलमोस्ट एसिडोसिस का प्रॉब्लम ही है। बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है थोड़ा, मानी कंपनसेशन है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, ठीक है ना, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में ही आ रहा है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्लिनिकल वेनेट के रूप में आएगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, इसमें बताइए क्या सही है आंसर। ठीक है, सिंपल हो गया है, ये एसिडोसिस में है पेशेंट, इसीलिए फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है इसीलिए, है कि नहीं। नार्कोलेप्सी नहीं, नार्कोलेप्सी में तो एकदम से लंबा सोने का व्यक्ति होता है, स्लीप सेंट्रल स्लीप एपनिया नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है, रात में जब सोएगा तो बोलेगा मेरा टंग फॉल हो जाता है, उसका हिस्ट्री देगा। ठीक है, तभी आंसर बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 साल की एक लेडी मेरे पास आई है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ईटिंग ड्यूरिंग परसिस्टेंट ड्राई माउथ, है क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, सी ऑल्सो हैज अ ग्रिटीनेस इन द आई, अरे जोगरन की तरफ जा रहा है। ठीक, नॉन एग्जामिनेशन डेंटल कैरीज नोटेड हो रही, लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। पॉसिबल डायग्नोसिस मेरा क्या हो गया, पॉसिबल मेरा डायग्नोसिस क्या होगा, मैं बता रहा था जोगरन सिंड्रोम में ही होता है। ठीक ना, लैक्राइमेशन घट से जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। 60 साल का बेड रिडेंट पेशेंट है, बेड रिडेंट पेशेंट है, याद रखें। सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन, ये तो अपना पहले भी आ चुका है ना, पल्मोनरी एम्बोलिजन हो गया। ठीक है, TPA जब किया गया, ठीक है ना, ठीक है, विच इन्वेस्टिगेशन विल बी यूजफुल इन द कंफर्म द इटियोलॉजी, कंफर्म इटियोलॉजी करने के लिए अपने को क्या करवाना होगा, आप बताएं क्या करवाएं। मैं डी डाइमर करवा लूँ, डी डाइमर करवाने से क्या ही पकड़ पाएगा, MRA करवा लूँ, ठीक है, डी डाइमर MRA कोगुलोग्राम करवा लूँ, ठीक है ना, इको करवा लूँ। आप पहले समझें कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको आप समझें कि इसमें ये वाला चीज़ आपको ये काला काला क्या दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि पल्मोनरी इम्बोलाई जो है यहाँ आके बैठ गया है। ठीक है, इम्बोलाई अगर बैठ गया है, ठीक है, तो आप TPA कर चुके हैं, उसमें आपको दिख चुका है। कंफर्म करने के लिए टियोलॉजी आप डी डाइमर करवा ले, ठीक है ना, डी डाइमर से आपने को देखने को मिल जाएगा कि कोगुलेशन, ठीक है ना, बढ़ा हुआ है ना। FDPs प्रोडक्ट मिलेंगे। ABCD स्कोरिंग जो रहते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं, एक्सेप्ट पूछ रहा है। ABCD स्कोर में एज रहते हैं, हाइपरटेंशन रहते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक रहता है, डायबिटीज़ मिलाइटस रहता है, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक नहीं रहते हैं दोस्त, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक नहीं रहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हिस्ट्री, एज रहता है, ठीक है, नंबर भी देते हैं, हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मिलाइटस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 50 साल के एक मैन आदमी है, मूवमेंट डिसऑर्डर अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको। ओके, फॉलोइंग द मेडिकल डिसऑर्डर लाइकली होते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम तो बच्चों की बीमारी है एक तरह से, है कि नहीं। फ्रेडी कैटेक्सिया में अपने को कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स सोचने हैं, ठीक ना। 50 साल का मेल है, ठीक है, तो आप सोचिए एक बार, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बच्चों में होता है, फ्रेडर लेटेक्सिया नहीं, अल्जाइमर्स डिजीज ज़्यादातर वोमेन में, हंटिंगटन कोरिया और कैग रिपीट्स, यस यही आंसर हो गए। ठीक ना, इजी क्वेश्चन है। हंटिंगटन कोरिया है कि नहीं, इसमें क्या बोल रहा है, मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ, ये कीवर्ड था यहाँ, अगर जो पकड़ लिया ये पकड़ लिया, मूवमेंट डिसऑर्डर एक के साथ कॉग्निटिव डिसफंक्शन, हंटिंगटन कोरिया। CAG रिपीट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स में ये आते हैं। ठीक है, विच तो फॉलोइंग इज JVP फाइंडिंग एक्सपेक्टेड टू सी इन मफल हार्ट साउंड, हाइपोटेंशन, रेस्ट BP। डायग्नोसिस क्या बना पहले ये बताओ। कार्डियक टेम्पोनार्ड, कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्या होता है, एब्सेंट वाई डिसेंट होते हैं, एब्सेंट वाई डिसेंट होते हैं। कार्डियक टेम्पोनार्ड में वाई नहीं होता है, ठीक ना, एब्सेंट होते हैं, ये ऐसे याद करें। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्या बोल रहा है, एक लंग कैंसर का पेशेंट था, ब्रेथलेसनेस और लाइट हेडनेस के साथ, लंग स्कंटेशन में इंटेंसिटी और ब्रेथ साउंड कम मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्रोस्कैपुलर रीजन में, अभी मैंने बात किया ना कि ये क्या चल जाता है, डायग्नोसिस प्लूरल इफ्यूजन की तरफ जाएगा। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन बन रहा है, तभी तो इसकी इंटेंसिटी और ब्रेथ साउंड कम मिल रहे हैं अपने को। ठीक ना, लेफ्ट इन्फ्रोस्कैपुलर रीजन में कम मिल रहा है। ठीक है, लंग कैंसर का पेशेंट है, ये पहले नहीं अभी और रहता है, इसमें कार्डिक टेम्पोनार्ड नहीं बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ इंटेंसिटी कम होने से नहीं, मफल हार्ट साउंड में नहीं ना हो जाएगा। माना कि एक मफल हार्ट साउंड है, लेकिन JVP राइज कहाँ है, JVP राइज तो कहीं नहीं है,
है कि नहीं। मफल हार्ट साउंड होते हैं, 3 चीज़ क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या था, मफल हार्ट साउंड, हाइपोटेंशन, है कि नहीं। हाइपोटेंशन कहाँ कहीं लिया हुआ है क्या, हाइपोटेंशन नहीं है तो ये तो नहीं बन पाएगा। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस नहीं होंगे, न्यूमोथोरेक्स नहीं होगा। सबसे इजीली क्या होगा, पल्मोनरी इफ्यूजन। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 साल का आदमी है, 23 साल ओल्ड मेल प्रेजेंटेड हिस्ट्री ऑफ फ्लैंक पेन। अच्छा, फटीग एंड हिस्ट्री ऑफ रेड कलर्ड यूरिन, ठीक है। रेड कलर्ड यूरिन फिर मेरे दिमाग में आ रहा है। और इन्वेस्टिगेशन देखने को मिला है कि 20 बैक्टीरियल सेल्स पर हाई पावर दिख रहा है, माइक्रोस्कोपी शो डिस्मॉर्फिक आरबीसी। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ये तो आपको अपने को देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कोला कलर यूरिन, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कि नहीं। जब इस तरह के मिलेंगे तो वही आएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही बनेगी। एल्डरली मेल पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी, ओके। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मिलाइटस, मल्टीपल ड्रग दिया गया है, वो है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज टू अवॉइड यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कोई ड्रग इसमें यूज करें कि नहीं करें, इसके लिए क्या होता है। इसके लिए बहुत सिंपल, ये नया क्वेश्चन था लेकिन रूल आउट करके आप आराम से बना सकते हैं। ये बियर क्राइटेरिया होता है। बियर क्राइटेरिया इज टू जुडिशियल यूज ऑफ ड्रग ऑन देम जो कि ऑलरेडी ऑन द मल्टीपल ड्रग्स है। ड्यूक्स क्राइटेरिया, लाइट क्राइटेरिया और जोन्स क्राइटेरिया, सबको आप कमेंट करके बताएं कहाँ यूज होता है। ड्यूक्स क्राइटेरिया कहाँ होता है, लाइट क्राइटेरिया कहाँ होता है, जोन्स क्राइटेरिया रूमेटॉइड फीवर में सबको पता है कि नहीं। इसको कमेंट करके आपको बताना है, आप भी तो कुछ करें, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लीस्ट यूजफुल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ थैलेमिक डिजेराइन सिंड्रोम। थैलेमिक डिजेराइन सिंड्रोम अगर है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट यूजफुल पूछ रहा है। लिस्ट यूजफुल, टीसीए यूज करते हैं क्या, करते हैं। गाबापेंटिन करते हैं क्या, करते हैं। कैनाबिनॉइड्स करते हैं क्या, ये आइनासेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैनाबिनॉइड्स करते हैं क्या, करते हैं। एस्पिरिन नहीं करते हैं दोस्त, एस्पिरिन नहीं करते हैं, लीस्ट यूजफुल होगा, ठीक है। तो एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द वुल्फ पार्किंसंस व्हाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम में क्या होता है, अपने को सबसे पता है, ब्रॉड QRS इंटरवल होते हैं। WPW सिंड्रोम में बच्चों को हो जाता है ये, ठीक है ना। पेटेंट जो उसमें एक तरह से एबरेंट डक्ट बंडल बनते हैं, आपको पता है उसका बंडल, आपको नाम क्या है, बंडल ऑफ, ठीक ना, कौन, ठीक है। ब्रॉड इसमें QRS इंटरवल रहता है, ठीक है। मैं पूछूंगा क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी चलेगा। 70 साल का आदमी है, लो बैक एक पर प्रोग्रेसिव पायलर, सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, MM आ रहा है, RCC चल रहा है। और KFT करवाने पे डीअरेंज है, LFT नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल ऑफ एल्बुमिन है, बट गामा ग्लोबुलिन्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज, ठीक है। आपका डायग्नोसिस अब सीधा जा रहा है, आपको पता चल गया MM की तरफ। एक्सरे स्पाइन में अपने मल्टीपल लाइटिक लीजन दिख रहे हैं, अब तो और हो गया कि यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल ऑफ ऑरिजिन, प्लाज्मा सेल होते हैं इसके आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है ये, ठीक है। MM में अब आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट, हाइपोकैलेमिया कौन करता है इसमें, हाइपोकैलेमिया करने के लिए RTA 1 में होता है क्या, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 में होता है, रेनल ट्यूबुलर 2 में होता है क्या, होता है। RTA 4 में नहीं होता, RTA 4 में हाइपोकैलेमिया नहीं होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। यूट्रोसिग्माइडोस्टोमी में भी हाइपोकैलेमिया होता है। पोटाशियम कमते हैं, पोटाशियम कमते हैं, पोटाशियम कमते हैं, ठीक है। RTA रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 और 2 में, ठीक है ना, पोटाशियम कमते हैं, ठीक है, याद रखना है अपने को। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, एक चाइल्ड को लाया गया है, 2 डेज हिस्ट्री ऑफ नॉट नहीं खा रहा और एक्सेसिव इरिटेबल हो गया, क्यों नहीं खा रहा है, हिस्ट्री ऑफ TB इन द सिस्टर था। अच्छा, उसके बहन को TB था, वर्कअप जब LP किए हैं तो अपने को क्या दिख रहा है, क्या दिखेगा, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं मेरा डायग्नोसिस जा रहा है TB मेनिंजाइटिस की तरफ हम सोच रहे हैं, तो लिम्फोसाइटोसिस होता है क्या, होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल नहीं, न्यूट्रोफिल वगैरह तो बैक्टीरियल की तरफ होगा। लो शुगर या हाई शुगर और हाई प्रोटीन होगा, आप बताएं, हाई शुगर की लो प्रोटीन। देखिए एक तरह का ये क्या है, बैक्टीरिया ही तो है, बैक्टीरिया शुगर को खा जाता है, याद करें। लो शुगर होगा, हाई प्रोटीन तो दोनों में होगा, इसमें हाई प्रोटीन डिस्प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा होगा, 500 के आसपास इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस, लो शुगर क्योंकि बैक्टीरियल है और बैक्टीरियल शुगर को खा जाते हैं, ठीक है। TB तो भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 साल का एक आदमी है, प्रेजेंट सडन ऑनसेट राइट साइड हेमीपैरेसिस, अच्छा स्ट्रोक जैसा लग रहा है, लास्ट 3 ही आवर
ओके 3 ही आवर है, बीपी जो है 200 है, एनसीसीटी किए सोन बिलो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी डन फॉर मैनेजमेंट एक्सेप्ट, आप मैनेजमेंट के लिए क्या नहीं करेंगे, नहीं मैनेजमेंट के लिए थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करेंगे यार, आप तुम बार बार थ्रोम्बोलाइसिस कर दे रहे हो, ये और बिगाड़ देगा कंडीशंस को, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, बीपी कंट्रोल करेंगे, एडिमा मैनेजमेंट करेंगे, इलेक्टिव हाइपर वेंटिलेशन करेंगे क्योंकि इसको सांस लेने में तकलीफ आ रहा है, ठीक है। हो सके ये कि जल्दी हम लोग करते हैं, लास्ट 3 ही आवर से है, 24 आवर के अंदर अगर खत्म हो जाएगा तो ये TIA का डायग्नोसिस बनता है, ठीक ना। NCCT पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन, 60 साल के पेशेंट आया एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक लेके, ये स्ट्रोक लिख ही दिया है, एडवाइस थ्रोम्बोलाइसिस विथ LT पेस, ठीक ना। वेट ऑफ द पेशेंट 80 kg है, ठीक है 80 kg, हाउ मच डोज टू बी गिवन स्टैट, ठीक है स्टैट कितना देते हैं, ठीक है 80 kg का है, ठीक है। तो LT पेस का डोज क्या होता है, LT पेस का डोज क्या होता है, LT पेस का डोज क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो LT पेस का डोज हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 0.9 मिलीग्राम प्रति केजी स्टैट रहता है। इसको 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। एक रहता है हम लोग देते हैं बोलस के रूप में, बोलस कितना देते हैं, इस डोज का 10% बोलस के रूप में देते हैं, बाकी हम 90% जो रहता है इन्फ्यूज़न के रूप में चलाते हैं 90%, ठीक है ना। कितने घंटों में, लगभग 1 से 2 घंटों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, इस क्वेश्चन में मेरा 80 kg दिया हुआ है, तो 0.9 इंटू 80 बराबर कितना होता है, 7.2 मिलीग्राम होता है। 7.2 मिलीग्राम का अगर हम 10% ले तो कितना हो गया, 0.7 है कि नहीं सॉरी 72 हो गया, टोटल 72 मिलीग्राम हो गया। इसका 10% लेंगे तो कितना होगा, 7.2 मिलीग्राम के आसपास, ठीक है। 10% बोलस देना है, लगभग 8 के आसपास आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। उसको चलते हैं, एक पेशेंट डायग्नोस विथ डायलिसिस डिमेंशिया, डायलिसिस उसका डिमेंशिया एंड डिपोजिशन इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जैसे ही मेरे अंदर एक चीज़ आता है डायलिसिस में, याद मैंने कैसे किया है, 2 किडनियाँ होती हैं, 2 किडनी होने से क्या होता है, A-beta-2 एमेलॉइड, A-beta-2 जो रहते हैं वो रहते हैं, नहीं ए एमेलॉइड बीटा 2 नहीं होगा, ठीक है। एमेलॉइड बीटा 2 नहीं होगा, ठीक है। एमेलॉइड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन जरूर होगा, ठीक है। एमेलॉइड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन होगा, ठीक है, याद रखें। सेरेब्रल कॉर्टेक्स डायलिसिस डिमेंशिया में क्या होता है, एमेलॉइड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन जाके जम जाते हैं, ठीक है। एमेलॉइड ट्रांसथायरेटिन नहीं होता, एमेलॉइड बीटा नहीं होता, बीटा 2 नहीं होता, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। आगे चले, 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग विल बी हेल्प इन मेकिंग ए डिफिनिट डायग्नोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा का कैसे आप बनाएंगे। ब्रोंकियल अस्थमा का बहुत सिंपल सा है, डायग्नोसिस बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट हिस्ट्री नहीं रहता है, दूसरा यही आंसर होता है। FEV1 जो रहता है ना, इंक्रीमेंट होगा क्या 15% से ज़्यादा जब उसको आप ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ये डायग्नोसिस का फोकल वीजिंग पैटर्न नहीं, HRCT से नहीं पता चलेगा ये, ठीक है। पेशेंट हैज़ RTA हो गया है, ठीक है, ब्राउट टू ब्रेडिकार्डिया के साथ आ रहा है, हाई BP, ब्रेडिकार्डिया और हाई BP एक तरह से हमको न्यूरोजेनिक शॉक बता रहा है, इसका मतलब पहला स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी कुछ हुआ है। GCS चेक करेंगे तो आपको कम आएगा, 8 से कम। नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसमें न्यूरोजेनिक शॉक है, ठीक है ना, सिक्योर द एयरवे कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक रहेगा, ठीक है। एंटीबॉडीज इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिंग पॉलिनोपैथी, इसका मतलब क्या होता है, ये GBS के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, हम लोग के G क्लास के बनते हैं, सबको पता है, IG लेवल के बनते हैं, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलिन्यूरोपैथी का मतलब गुलेनबारी सिंड्रोम की बात हो रही है, IgG बनते हैं, सेंडिंग पैरालिसिस होते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज अस्थमा इज डिफाइंड एज द FEV1 चेंजेस प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है ना, 15% से ज़्यादा, ठीक है, ये आंसर था, ठीक है। 15% बोले या 12% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट रहेगा तब हम बोलते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, मेरा अस्थमा है, ठीक है। अस्थमा का डायग्नोसिस के लिए FEV1 प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर 12% से ज़्यादा, लगभग 15% आंसर लेकर के आता है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 65 ईयर का एक मेल था, हॉस्पिटल में आया मेरे, कंप्लेन ऑफ सडनली नॉट मेकिंग एनी सेंस, कुछ बोल रहा समझ ही में नहीं आ रहा, स्पीकिंग यूजिंग नॉन सेंसिकल, वो कुछ तो बोल रहा है, बोल तो रहा ही है ना, ठीक है ना, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए सब उसको उठा करके लेके आ गए यहाँ पे। ही कुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली प्रायर टू दिस, से पहले वो ठीक बात कर रहा था। अब डिफेक्ट इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है दिक्कत, ये कुछ भी बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज प्रेजेंट, इसमें कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। एनोमिक एफेजिया नहीं, इसमें तो बोल ही नहीं पाता, फ्लुएंट एफेजिया नहीं, कंडक्शन एफेजिया नहीं, मोटर एफेजिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज शॉर्ट टर्म
डायबिटिक कंट्रोल, शॉर्ट टर्म डायबिटिक कंट्रोल विच द फॉलोइंग टेस्ट। शॉर्ट टर्म डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कितना दिन का है, ठीक ना। इसमें HbA1c लगभग जो रहता है 3 मंथ्स कंट्रोल को बताता है। सेरम फ्रुक्टोसामिन भी जो रहता है लगभग हमको लगता है ये 1 मंथ का अच्छा कंट्रोल बताता है। कितना है ये अब ज़्यादा मार्केट में यूज होने लगा है सेरम फ्रुक्टोसामिन। HbA1c शॉर्ट टर्म डायबिटिक कंट्रोल को बताता है HbA1c के थ्रू, ठीक है। इसीलिए जब भी आप पेशेंट से मिलते हैं अपने डॉक्टर के हर 3 महीने बाद तो ये टेस्ट करवा के जाते हैं। सीजरिंग गेट विल अकर ड्यू टू इंक्रीज फायरिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। सीजरिंग गेट का मतलब क्या होता है? सीजरिंग गेट का मतलब होता है ये पैर इधर, ये पैर इधर ऐसे करके चल रहा है। ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होते हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो रहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करते हैं, उसके कारण फायरिंग होता है और वो ये सीजरिंग गेट करते हैं, ठीक है। एक पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है पीडल इडीमा के साथ, पीडल इडीमा, ओके, रेज JVP टिल मैंडिबल एंड एसाइटिस। देखिए कुछ चल रहा है दिमाग में आपके, पीडल इडीमा, ठीक ना, रेज JVP, आपको नहीं लग रहा है कि कार्डियक फेलियर का पेशेंट है? यस, कार्डियक फेलियर का पेशेंट है कि नहीं? यस। और उसके बाद आते हैं 30 साल की लेडी प्रेजेंट है आपको रिकरेंट एपिसोड ऑफ एपिक्स्टैक्सिस लेकर के। क्यों भाई? पेरिनियल सालों भर इसका नाक बहता ही रहता है, ओके। ही हैज बीन पासिंग कोला कलर यूरिन ऑन एंड ऑफ। अरे ये क्या बात हुआ, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली वर्कअप में पता चला हेमोप्टाइसिस मल्टीपल कैविटरी लीजन भी इसके दोनों लंग्स में हैं, ठीक है ना। कौन सा टेस्ट इसको करवाइएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C अंक का करवाएंगे। इसको हम लोग क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं? वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस का डायग्नोसिस बन रहा है इसका, ठीक ना। वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस CW, ठीक है। तो C अंका का टेस्टिंग हम लोग करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 साल का एक पेशेंट है, मेल है, इंट्रावेनस ड्रग यूज़र था, ठीक है। इसको अभी फीवर है लास्ट 1 वीक से, है ना, और इसका TLC 20,000 पहुंच गया। ब्लड कल्चर में पेंडिंग है। स्पॉट्स नोटेड टू द फंडल एग्जामिनेशन पे स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको फंडल एग्जामिनेशन पे अगर ये दिखने को मिल रहा है तो इससे क्या समझ में आया है? हाउ मेनी माइनर ड्यूक्स क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के डायग्नोसिस बनाने के लिए सबको पता है कि 3 माइनर क्राइटेरिया को सस्टिफाई करना होगा, ठीक ना। यस। उसका 13 साल की एक गर्ल आई है, हीलिंग ब्लीडिंग इंक्रीज्ड ब्लीडिंग पोस्ट डेंटल एक्सट्रैक्शन। इतना खून क्यों बह रहा है इसका? सिंस लोकल हीमोस्टेटिक मेजर जो रहते हैं प्रोथ्रोम्बिन बाय डन एंड रिपोर्ट इज नॉर्मल, PT की तो नॉर्मल ही आ रहा है। विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस गर्ल है, याद रखना ये गर्ल है, ठीक है। और गर्ल को अगर आप सोच रहे हैं हीमोफीलिया वगैरह है ना, इसमें आपको मेजर PT किया गया लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, PT में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात कि गर्ल जो है आप ये डिफिशिएंसी ऑफ 8 और 9 अगर सोच रहे हैं हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और रिसेसिव डिजीज़ कभी भी गर्ल में नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया जी। विटामिन K डिफिशिएंसी नहीं, क्योंकि PT वगैरह डियर इन्वॉल्व विलिब्रॉन डिजीज आंसर होगा इसका, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कैसे रूल आउट किए देखें। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 40 साल की एक फीमेल आई है, ठीक है, पेशेंट आई है, एडमिट हुई है, पास्ट 1 वीक करेंटली हैविंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर, इसको बहुत आ रहा है। सेरम सोडियम देखे 120, सोडियम कम है इसका। टोटल करेक्शन ऑफ द पेशेंट कैसे देना है? टोटल करेक्शन ऑफ द पेशेंट देने के लिए हम लोग कितना देते हैं? टोटल करेक्शन इसका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सोडियम करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले समझ लीजिए, फीमेल में अलग और मेल में अलग होते हैं। क्या फीमेल में कितना होता है? 0.5 इंटू बॉडी वेट इंटू टारगेट मेरा 140 रहता है सोडियम का, माइनस जो अपना स्थिति है 120, ठीक ना। यानी कि ये चीज़ अपने को डिफिशिट बताता है। मेल्स में यही चीज़ें 0.6 हो जाएंगे सिर्फ, इंटू बॉडी वेट इंटू सेम टारगेट माइनस 120, ठीक है। ये क्या है? एक फीमेल है, तो 0.5 हो जाएगा। 40 kg की है, दोनों का डिफिजिट कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। 1 से 1 चला गया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या हो गया? 5 दूनी के 10, 40 है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया करेक्शन से इसका, है कि नहीं? 400 प्रति ग्राम पर डे हो गया, ठीक ना। 400 हो गया, ठीक है ना। 400 प्रति
मिलीग्राम प्रति दिन हो गया, 400 मिलीग्राम प्रति डे हो गया। ठीक है, ऑप्शन 200 नहीं होगा, 200 नहीं होगा जी, 200 नहीं होगा, 400 होगा इसका। ठीक है, याद रखें, ठीक ना। यस, क्या बोल रहा है कि कैलकुलेटर टोटल करेक्शन तो इतना ही होगा। टोटल करेक्शन निकालने के लिए खुद निकाले, 0.5 को बॉडी वेट यानी कि 40 kg से गुना करें और ये डिफिशिट 20 का होगा। ठीक है, तो ये 0.5 इंटू 20 इंटू 40 कितना हो गया दोस्तों, 400 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, निकालने की चीज़ है। ठीक है, इसको एक बार में पूरा नहीं देते हैं, ये भी पढ़ना होगा अपने को। 37 ईयर की ओल्ड लेडी आई रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन एंड प्रेशर सेंसेशन बिहाइंड द लेफ्ट आई। क्यों? और वाइटल पेन एसोसिएटेड इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस करवा रहा है। ठीक ना, और इंक्रीज्ड ऑन एक्सरसाइज वेल्सेल्वा मैन्यूवर पे कोई चीज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब ही है कि एक तरह का क्या हो गया, कैवर्नस फिस्टुला हो जाता है। ये ऑप्था का कभी क्वेश्चन भी बनता है ना। और वाइटल इसमें क्या बनेगा, डायग्नोसिस क्या बनेगा। ठीक है, तो वेल्सेल्वा मैन्यूवर पे क्या होता है, वेनस प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वेल्सेल्वा मैन्यूवर पे क्या होता है, वेनस जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वेनस प्रॉब्लम्स वो क्या होते हैं, वर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये जबकि एंड द सिम्टम एंड साइन वर इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं होगा, वेल्सेल्वा वर्सन हो गया, यानी कि ये वेनस प्रॉब्लम है। वेनस प्रॉब्लम तो अपने को और वाइटल वेरिसेस के रूप में ही देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू इट सीलियक स्प्रू। सीलियक स्प्रू में अपने को क्या नहीं देना है, BROW नहीं देना है। ठीक है, तो सूजी दे सकते हैं क्या, सूजी दे सकते हैं जी, नहीं सूजी नहीं दे सकते। ओट्स ये भी तो वीट का ही बनता है। ठीक है, ये सूजी और जो ये सब जो होता है वो भी वीट का ही बनता है, जिसमें रवा वगैरह भी आता है। रवा, सूजी, सेमोनेला ये सब वीट का बना होता है, वीट नहीं देना अपने को। ओट्स नहीं देना अपने को। पोहा और पुलाव ये तो राइस का बना हुआ रहता है कि नहीं, तो इसको आप दे सकते हैं, राइस का बना हुआ था। ये आर जो रहता है वो राई रहता है, RYE राई रहता है। ठीक है, और बी से क्या होता है, बार्ले फ्लूइड कहाँ मिलता है, सर्जरी का क्वेश्चन बताइए, सर्जरी में बार्ले फ्लूइड कहाँ मिलता है, वेरिकोसील। यस, वेरिकोसील में मिलता है, याद होगा आपको। यहाँ बार्ले है, आर से राई है, राइस नहीं, राइस पोहा पुलाव आराम से खा सकता है वो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज गिव प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में। प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में बेसिकली आपको क्या देखना है कि TSH क्या रहते हैं, TSH जो रहते हैं मेरे हाई रहते हैं, क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म में बेसिकली क्या नहीं निकल रहा है, T3 T4 कम रहता है, इसके कंपनसेशन में TSH हाई रहता है, तो TS हाई वाला ही आंसर होगा, ये दोनों नहीं होगा। और T3 T4 को हाई कर लेता है नहीं, तब पर भी वो कम ही रहता है, ये स्ट्रगल ही करता रहता है T3 T4 को उठाने का। ठीक है, नहीं तो फिर मेंटेन कर लेगा तो फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। नीमोमेडिस्टाइनम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीमोमेडिस्टिनम का मतलब क्या हुआ, मीडियास्टिनम में जो इसोफेगस जा रहा है वो फट करके अपना गैस बाहर निकाल दे, है ना, तो इसके कारण आपको एयर दिखेगा। तो ये तो अपने को वेइवर सिंड्रोम में ही होता है ना। वेइवर सिंड्रोम में सर्जरी वाली क्लास कितना अच्छा बताए थे। वेइवर्स एक सर्जन थे जो स्कॉटलैंड में एक व्यक्ति के मौत के बाद वो गए थे वहाँ पे खोजने के लिए। कारण क्या था, क्योंकि उसमें से लगा कि इसके सेनापति को किसी ने मार दिया है, फॉल स्मेलिंग। ठीक ना, फॉल स्मेल अपने को लग रहा था ये कोई साजिश है, लेकिन जब पता चला कि अल्कोहल विंज कर करके जब वो है कि नहीं कफिंग कर रहे थे तो यहाँ से ये फट जाता है, और ये फट जाता है तो क्या होता है, एयर निकल जाता है, जिसके कारण नीमोमेडिस्टिनम बन जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लूकोज। लॉन्ग टर्म कोई ग्लूकोज कंट्रोल किया है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HbA1c करते हैं। ठीक ना, लॉन्ग टर्म असेसमेंट करने के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म करने के लिए। लेडी विथ हाइपरटेंशन प्रेजेंट विद सीजर, एक हाइपरटेंशन सीजर था, BP जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बेस्ट अभी क्या दे सकते हैं, बेस्ट सर ने क्या बताया कि IV लेवेटोलॉल देते हैं, ग्रेजुअली अपने BP को कम कर देता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 साल का लड़का है, गाय है, प्रेजेंट विद एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों हो रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्सस बाइफिरेंजेस और हैबिक। पल्सस बाइफिरेंजेस सुनते ही दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, और हीविंग एपेक्स के साथ आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ आ रहा है। पल्सस बाइफिरेंजेस सुनते ही, एपेक्स सुनते ही, चेस्ट पेन सुनते ही, ऐसा से बोलेगा। एक लड़का था फुटबॉल खेल रहा था, सडन डेथ। ये भी क्लिनिकल वेरिएंट में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का ही बनता है डायग्नोस। अरेंज द फॉलोइंग स्कल्टेटरी एरिया इन ऑर्डर। ऑर्डर में क्या बोल रहा है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, अपने को बताना है।
ठीक है, तो ए तो अपने को साफ पता चल रहा है कि एरोटिक एरिया, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना दोस्त, ठीक है ना। बी क्या पता चल रहा है, पल्मोनरी एरिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो अपना है वो ट्राइकस्पिड का एरिया है, ठीक है ना। और डी जो एरिया है अपना मिट्रल वाल्व का एरिया है, ठीक है। अपना ये सब पता चल गया। ए से एरोटिक या बी से ट्राइकस्पिड, बी ट्राइकस्पिड नहीं पल्मोनरी होगा, बी पल्मोनरी होगा, यही ऑप्शन है। टी से तीसरा जो होगा ट्राइकस्पिड और डी मिट्रल, यस यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 साल का एक मेल है, हिस्ट्री ऑफ टीबी, टीबी का हिस्ट्री लेकर क्या कंप्लेन हो, पीडल इडीमा। अच्छा टीबी का भी है, पीडल इडीमा भी है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ भी आ रहा है। नेक वेन प्रोमिनेंट, नेक वेन प्रोमिनेंट भी है। चेस्ट एक्सरे आपको देखने को मिल रहा है, चेस्ट एक्सरे में क्या आपको देखने को मिल रहा है, पूरा हाफ एसार्ट चीज़ें हुई हैं, है कि नहीं। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग विल लाइकली सीन इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि टीबी का हिस्ट्री दिया हुआ है, ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। टीबी का हिस्ट्री जो है ज़्यादातर बाद में आगे जा कर के पेरिकार्डियल इफ्यूजन के तौर पे बनाता है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। नेक वेन प्रोमिनेंट, नेक वेन प्रोमिनेंट होना है ना, जेपीवी को बढ़ा देना, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में आपको दिख भी रहा है कि पूरा इसके आसपास ग्रैनुलोमेटस कंडीशन जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये सब जा करके पूरा डायग्नोसिस मेरा क्या चीज़ की तरफ बता रहा है, कार्डियक टेम्पो नाड की तरफ बढ़ा रहा है, जो टीबी का कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, ठीक है। तो इसमें पल्सस बाइफिरेंजेस मिलते हैं, नहीं पल्सस बाइफिरेंजेस तो अपने को एरोटिक वाल्व डिजीज टाइप में मिलता है, ठीक ना। एरोटिक वाल्व डिजीज हो गया, कुछ स्मॉल्स ब्रीदिंग है, ये यार तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का फीचर है कि नहीं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक्सपीरेशन में ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 10 mm दैन इंस्पिरेशन। एक्सपायरेटरी का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंस्पिरेटरी से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सस पैराडॉक्सिकस बोलते हैं, पल्सस पैराडॉक्सस होता है, यस। और ये अपने को मिलता है कहाँ, कार्डियक टेम्पोनाड में। कार्डियक टेम्पोनाड में क्या मिलता है, एब्सेंट, वाई डिसेंट मिलता है, ये भी अपने को याद रखना है जेवीपी पे, है कि नहीं। और फाइन क्रिपिटेशंस वगैरह अपने को पल्मोनरी एडीमा वगैरह में, न्यूमोनिया वगैरह में अपने को देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। चेस्ट एक्सरे में क्या दिख रहा था, कार्डियक साइल आउट दिख रहा था, इनलार्ज्ड, ठीक ना, कार्डियक साइल आउट, ठीक है, क्लियर रहेंगे। आगे चलते हैं। एक एडल्ट पेशेंट कोलैप्स कर गया, इमरजेंसी में आने के बाद आपने सीपीआर दिया है, ठीक है ना, अपने दोस्त के साथ, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ आपने क्या किया है, रेस्क्यू ब्रेथ भी दिया है, लेकिन उसका रेशियो क्या रहता है ये पूछते हैं, 30:2, 30:2 रहता है। चेस्ट कंप्रेशन 30 बार करेंगे और रेस्क्यू ब्रेथ 2 बार देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका साथी के उपलब्ध है इसीलिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथी उपलब्ध, साथी उपलब्ध नहीं में भी पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रीवा रुक्साबैन, ठीक है, रीवा रुक्साबैन को अगर तोड़ेंगे आप, ठीक है, तो इसमें आपको देखिए क्या दिख रहा है, ठीक है, XA, ठीक है, फैक्टर 10 का इनहिबिटर है ये, ठीक है, फैक्टर 10 इनहिबिटर के रूप में काम करता है। नाम को बस तोड़ना फार्मा के ड्रग में, याद रखें। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 43 ईयर की लेडी मेरे पास आई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, ठीक है, ऑन साल्मेट्रोल एंड टाइयोट्रोपियम के साथ, बट स्टिल एंड हैविंग ब्रेथलेसन इंक्रीज एक्सर्वेशन, अभी भी हो रहा है, ठीक। अभी क्या दे सकते हैं इसको, हम सोच रहे हैं कि इसको हम एक बार क्या करते हैं, ठीक है ना, अब इसको शांत करने के लिए एक बार हम स्टेरॉयड ऐड करेंगे, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉयड जब दे देंगे तो ये बेचारी शांत हो जाएंगे, ठीक है, इनका एक्सर्वेशन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉस्मल साइंस इज नॉट सीन इन, कहाँ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी ना हम लोग पढ़ें कि कॉस्मल सीन कार्डियक टेम्पोनाड में नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में मिलता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है किसमें, कार्डियक टेम्पोनाड में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो गया। रेस्क्यू पीसीआई परक्यूटेनियस इंटरवेंशन इज डन इन, किसमें हम लोग करते हैं, जहाँ पे थ्रोम्बोसिस फेल हो जाता है, ठीक है, जहाँ थ्रोम्बोसिस फेल हो जाएगा वहाँ रेस्क्यू पीसीआई इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। विच नॉट करेक्ट अबाउट कार्सिनोइड ट्यूमर, कार्सिनोइड ट्यूमर में तो ये निकलता है कि नहीं, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। कार्सिनोइड ट्यूमर में यूरिनरी 5HA इज नॉर्मल, बट ये तो बढ़ के मिलता है यार, है कि नहीं, यही तो गलती हो गया, यही तो मेरा आंसर है। नॉट करेक्ट पूछा था, फ्लशिंग मिलता है, अस्थमा मिलता है, अस्थमा मिलता है कार्सिनोइड में,
ठीक है, और ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन भी मिलता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट आफ्टर अंडर कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसका, और उसमें क्या बता रहा है कि सर मेरे जो है रिपोर्ट्स ड्रॉप इन द यूरिन आउटपुट, सर नहीं आ रहा, राइजिंग सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है क्या चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है? इसका इन्फेक्शन साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। एक लेडी आई है मेरे पास, वो बोल रही सर मुझे माथा में सर दर्द रहता है, ब्रूजिंग एपिसोड और विजुअल बर्निंग हो रहा है, प्लेटलेट काउंट इसका बढ़ा हुआ है, प्रेग्नेंट तो नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है। जब नॉर्मल है तो बेसिकली ये क्या चीज़ का केस हो गया? इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया है कि नहीं। इतना प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस में चला जाएगा, ठीक है। रिकरेंट हेडेक होना, इजी ब्रूजिंग होना और विजुअल ब्लरिंग के साथ आती हैं लेडी, ठीक है। 89 नंबर क्या हुआ देख रहे हैं, इमरजेंसी में खाली लेडी ही आ रही हैं। 30 साल की औरत आई है, जनरलाइज मसल वीकनेस लेकर के, टोसिस लेकर के, डबल विजन और वर्सन ऑन विथ एक्टिविटी, इम्प्रूव्स ऑन द रेस्ट। इम्प्रूव्स ऑन द रेस्ट ये तो किधर जा रहा है अपने को? मैस्थेनिया ग्रेविस की तरफ जा रहा है। डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग इन इवनिंग आवर, ज़्यादातर इवनिंग में ही दिक्कत होता है, डे के ख़त्म होने पे। बेस्ट डायग्नोसिस अपना क्या होगा? बेस्ट डायग्नोसिस तो हम ऐसा करें किसी के ना सिंगल फाइबर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर लें, ठीक ना। एक सिंगल फाइबर को लेकर के आप देख लें कि इसमें ACH रिसेप्टर है कि नहीं, ACE काम कर रहे हैं कि नहीं, सब आप देख लेंगे, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 30 साल की ओल्ड लेडी, ठीक है, यूनिलेटरल थ्रोम्बिंग हेडेक की क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है। एग्रोवेट ऑन द एक्सपोजर ऑफ द ब्राइट लाइट, नहीं रुके, ठीक है। स्कीप हर ब्रेकफास्ट ओकेजनली, ठीक ना। आप सोचें कि यूनिलेटरल हेडेक होने का कारण क्या हो सकता है, जो कि सनलाइट से यानी कि ऑरा का हिस्ट्री दे रहा है, यानी कि ये क्या हो गया एक तरह से माइग्रेन का हिस्ट्री है, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस यही होता है, जब भी अपने को स्किप करे खाना पीना तब ऐसा हो जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन इजी है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग एपिसोड पास्ट 2 वीक्स से, फीवर भी है, हेडेक भी है। अच्छा क्यों भाई? ऑन एग्जामिनेशन न्यूकल रिजिडिटी नोटेड। अच्छा ठीक है, तो क्लियर हो गया। न्यूट्रोफिल यानी कि बैक्टीरियल जा रहा है, शुगर कम पे है, प्रोटीन भी लोअर पे है, बैक्टीरियल में जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एज सिंपल एज दैट, इजी था क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग इज प्रेजेंट विद अनकंजुगेटेड, देखिए अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनेमिया UGC, ठीक है, गिलबर्ट में, क्रीगर नेजार में, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। डुबिन जॉनसन में अनकंजुगेटेड मिलता है क्या, ठीक है। अब बताइए प्रेजेंट विथ अनकंजुगेटेड, मेरा अनकंजुगेटेड में 2 ही आंसर है, गिलबर्ट आंसर होगा, नहीं तो गिलबर्ट आंसर होगा, नहीं तो क्रीगर नेजार होगा, ठीक ना। तो मेरा गिलबर्ट आंसर यही हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अच्छा, विच वॉल ऑफ द मायोकार्डियम इन्वॉल्व्स इन पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन एंड ECG, क्या दिख रहा है अपने को? देखिए ECG में अपने को साफ दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको देखें, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, अपने को लीड देखिए कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये कौन सा लीड रहता है? V7, V8, V9 वगैरह में ये चीज़ अपने को देखने मिल रहा है, ठीक ना। 7, 8, 9 यानी कि आप समझ रहे होंगे अगर ये हार्ट है तो लीड 1, 2, 3, 4 ऐसे लगता है, इस 7, 8, 9 तो पीछे जाना पड़ेगा ना अपने को, यानी कि पोस्टीरियर वाले एमा ये हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा 94 नंबर क्या बोल रहा है? फैजेट साइन, ये रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया अपने को किस में मिलता है? रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया अपने को याद है कि ब्रुसेला में मिलता है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक डायबिटिक मैन आया है, स्टेनस वर्क करने के बाद डेवलप प्रोस्ट्रेशन एंड कोलैप्स, गिर ही गया, ठीक है। विच ड्रग इज लाइकली टू काउज मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ग्लिमापेराइड के साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि ये एक्चुअली जो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया ना इसको बेसिकली, इसीलिए कोलैप्स कर गया, ठीक है, ग्लिमापेराइड के साथ ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि HIV पेशेंट जो आया है कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लेकर के, HIV पेशेंट याद रखें, CD काउंट 200 से कम है, एक्सरे आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा इसका फेवरेट क्या होता है? ज़ायरोवेशी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? कोट्राइमोक्साजोल होता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों हैं 96 क्वेश्चंस हम लोग पूरा बना चुके हैं, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, है कि नहीं। ऐसे ही हम लोग डेली कर करके कम से कम 1000 क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं संजय गुप्ता सर कि ये क्वेश्चंस का ही मैराथन है, ठीक है। आप थ्योरी कितना भी पढ़े, अगर यूज़ नहीं करना जानते हैं, ठीक है, तो फिर आप कोई काम का नहीं है आपका पढ़ाई, आप किसी को समझाते रहें, ठीक है, लेकिन अगर वो सच में यूज नहीं कर पा रहे हैं थ्योरी तो गलत है, ठीक है। इसीलिए अब समय आ गया है कि अपने थ्योरीज को इम्पोर्टेंट मजबूत करें, ठीक है, और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें अब, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं,
मुझे लगता है 42-43 दिन ही बचा है INI सेट को लेकर के। तैयारी अपने जोरों शोरों पे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग FMG जैसे ख़त्म हो गया मेरा आज ये FMG का टोटल 5 का टारगेट ख़त्म हो गया। मैं नीट चालू करूँगा, नीट PG के क्वेश्चन मैं अब करना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। नीट PG के बाद INI सेट के मैं क्वेश्चन डालना चालू कर दूंगा, ठीक है। और सबसे पहले जो है INI सेट में ये टॉप 5 जो मैंने बताया था, टॉप 5 उसको, यानी टॉप 5 में मेरा क्या क्या है, सर्जरी है, ऑप्स गायनी है, PSM है, पैथो है और मेडिसिन है। इसके मैं पहले पांचों के ये तीनों खत्म करूंगा, ठीक है। टारगेट क्या है मेरा 31 मार्च तक, ठीक है। टोटल ऑल सब्जेक्ट यानी कि मेरा हरदम हाथ में 140 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा इन सभी के थ्रू। बाकी मैं अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उससे कवर कर लूँगा, ठीक है। अपने को ज़्यादा नहीं लाना है, 170 180 टारगेट करना है GT में, ठीक है। जान लगा दो दोस्तों। थैंक यू।